हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक है। इस बुक के कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। यानी कि इस वीडियो में आपको इस बुक के सारे वो चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप थोड़ा सब्र रखें और ध्यान से वीडियो को देखें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें करा दूंगा, ठीक है। इसमें ये हम इसे बुक वन मानकर चल रहे हैं, ये हमारी बुक वन है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो भारत वाली बुक है, ज्योग्राफी की सेकंड बुक, उसको उसको भी हम करने वाले हैं और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे वहाँ सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ये जो वन शॉट वीडियो है इसकी पीडीएफ डाल दूंगा वहाँ पे, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। यानी मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। देखिए, मानव भूगोल जो है उसमें हम भौगोलिक वातावरण और मानव की जो क्रिया है इसके बीच में जो अंतर संबंध है और जो विभिन्नता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो हमारा वातावरण है, भौतिक वातावरण में आपके आसपास की सभी चीजें आ जाती हैं। जैसे आपके आसपास नदी हो गई, ठीक है, नदी, पहाड़, रोड, सड़क, पेड़ पौधे, खलियान, खेत, जो भी है सब कुछ आपका भौतिक वातावरण है। और मानव जो उस भौतिक वातावरण से जो क्रियाकलाप करता है, जो उसके बीच में अंतः क्रिया होती है, ठीक है, अंतर संबंध होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं बताइए। देखिए, ये रेटजेल जो है इन्होंने ये परिभाषा दे रखी है, एलएनसी सैंपल ने ये परिभाषा दे रखी है और ये जो विडाल डी प्लास है इन्होंने ये परिभाषा दे रखी है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक चीज समझनी है। पहले क्या होता था, पहले आपके पेपर में एमसीक्यू नहीं आते थे, तो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते थे। वहां पे आपसे पूछ ले जाते थे, बताइए रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है। वहां पे आपको ये परिभाषा लिखनी होती थी। लेकिन अब आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू का भी मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या है, आपको ये परिभाषा ऑलरेडी दे देंगे, पहले से दे देंगे। जैसे रेट जेल वाली परिभाषा है, ये मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये लाइन दे देंगे। और आपसे ऑप्शन दे देंगे चार, बोलेंगे बताइए ये किसने ये परिभाषा दी थी। ऑप्शन में रेट जेल दे देंगे, एलएनसी सैंपल दे देंगे, ठीक है, ये विडाल डी लाब्लास दे देंगे, या इसके अलावा एक और नाम दे देंगे। फिर आपको पहचानना होगा। तो इस तरीके से आपको सभी परिभाषा ध्यान रखनी है कि किसने क्या कहा था। रेटजेल ने ये कहा था, एलएनसी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है, ये सैंपल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको सही तरीके से कर पाओगे। और आएगा तो ये ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन में ही आएगा, क्योंकि वन मार्क्स में अब आपका केवल एमसीक्यू वाला ही सेक्शन बचा हुआ है। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं। तो मानव भूगोल जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा इसमें हम क्या महत्वपूर्ण, इसका स्कोप क्या है, कौन सी चीजों को इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में, यानी जनसंख्या का अध्ययन होता है इसमें। इसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या की जो क्षमता होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें हम किसी प्रदेश के जो संसाधन होते हैं, ठीक है, या फिर संसाधन का जो उपयोग होता है या उसका नियोजन, कैसे उन संसाधनों को मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, क्या प्लानिंग के तहत उसको यूज किया जाता है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक वातावरण जो होता है हमारा, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल के ये अध्ययन क्षेत्र हो जाते हैं, यानी इन इन चीजों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के बीच में जो अन्योन क्रिया होती है, ठीक है, यानी कि जो भौतिक भूगोल है और जो मानव भूगोल है इसके बीच में जो भी क्रियाएं होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन क्रिया होती है, हम जानते हैं। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण, जैसे भौतिक भूगोल में क्या होता है, जो भी हमारे चारों ओर है, जैसे भूमि हो गई, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, जल, ठीक है, वनस्पति, पेड़ पौधे, सब कुछ, मतलब जो ये सब भौतिक भूगोल में आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये मनुष्य के रहन सहन और आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पे प्रभाव डालता है। भौतिक भूगोल जो होता है, प्रकृति मनुष्य के कार्य और जीवन को
निश्चित करती है। मानव जीवन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। एक तरह से देखा जाए हम आधारित है, निर्भर है बिल्कुल हमारे जो संसाधन है उन पे। संसाधनों के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि अपनी डेली लाइफ में आप जो भी काम करते हो वो आसान कैसे हो पाती है, संसाधनों की वजह से। और इन्हीं प्राकृतिक साधनों द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, परिवहन के साधन आदि सभी प्रभावित होते हैं। प्रकृति जो है वो मानव विकास के भर प्रकृति जो है मानव को विकास के लिए पूरे अवसर देती है, और मानव जो है वो इन अवसरों का इस्तेमाल करके अपना विकास भी करता है। देखिए, अब एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये आपके सामने स्टेटमेंट है पूरी, इसे आप एक स्टेटमेंट मानिए और इसे ध्यान से पढ़िए कि विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था और प्रकृति की पूजा करता था। ये जो कथन है ये कौन सी विचारधारा का समर्थन करता है? ठीक है, तो ये पर्यावरणीय जो निश्चयवाद की धारणा है इसका समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार को उदाहरण सहित आपको बताना है। और इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है कि अपनी आरंभिक अवस्था में मानववाद प्रकृति से ज्यादा प्रभावित हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव की जो औद्योगिक ज्ञान था वो बहुत कम था। जब मानव आदिम अवस्था में था, यानी आदि मानव वाली एज में आप समझ लो, उस समय में जो था, तो उसको प्रकृति का और टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था ज्यादा। उस समय मानव जो था वो बिल्कुल विकास की आदिम अवस्था में था। और उस समय क्या था, वो बिल्कुल एक तरह से प्रकृति के समय समक्ष बिल्कुल निष्क्रिय मानो उसे। वो प्रकृति, उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। वो प्रकृति की सुनता भी था, वो डरता भी था। मान लो कभी बिजलियां कड़क जाए या भूकंप आ जाए, बहुत सारी चीजें थी जिससे वो बहुत ज्यादा डरता था। मानव प्रकृति की पूजा करता था। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा जो सुविधाएं दी गई है उसके अनुसार ढाल लिया था, यानी अपने आप को बदल लिया था प्रकृति के अनुसार। इसी सामंजस्य को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, आसान है, बिल्कुल याद रखना है। एक संभववाद की संकल्पना है, इनमें से ही क्वेश्चन आपके आते रहते हैं बार बार, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ लोग जो है वो पर्यावरण और प्राकृतिक बल जो है इसको समझने लगे। उनको प्रकृति का ज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होने लगा, और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव जो है वो बेहतर, अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया। अभाव की अवस्था में पहले वो रहता था, लेकिन अब इस अवस्था से वो स्वतंत्रता की अवस्था की तरफ चला गया। अब वो अभाव में नहीं रहता, उसे जानकारी हो चुकी है। पर्यावरण से जो संसाधन मिले हुए हैं वो उन संसाधनों से संभावनाओं, नई नई संभावनाओं को जन्म देने लगा। यानी जो संसाधनों का यूज करके उसने नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए, नई नई चीजों को बनाना शुरू कर दिया। मानवीय क्रियाएं जो है वो सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, और मानवीय क्रियाओं की छाप जो होती है वो हर जगह में देखने को मिलती है। आप देखो, ऊंची ऊंची भूमियों में मानव ने स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना दिए, ठीक है। विशाल बड़े बड़े नगर बना दिए, खेत, फल उद्यान, मैदान, पहाड़ियों में चरागाह, जो पत्तन बना लिए। मतलब जब उसे प्रकृति का ज्ञान हुआ तो उसने कई सारी चीजें बनानी शुरू कर दी। तो इसको विद्वानों ने क्या नाम दिया, संभववाद का नाम दिया। विद्वान जो है इसको संभववाद के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं कि प्रकृति अवसर देती है, यानी अवसर प्रदान करती है, और मानव जो है वो उन अवसरों का इस्तेमाल करता है, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव के प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखना। देखिए, ये क्वेश्चन आपकी सपोर्टिंग मटेरियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपके तीन जगह से क्वेश्चन ले रखे हैं। एक तो हमने यहाँ पे सपोर्टिंग मटेरियल का यूज किया है, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका इस्तेमाल किया है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सब का इस्तेमाल करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया है। इसमें इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इस कथन में मानव भूगोल की किस विचारधारा को दर्शाता है? तो जस्ट अभी हमने इससे पहले यही तो पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए, मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद बोलते हैं। और समय के साथ साथ मानव जो है वो बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है, उसमें ज्ञान आ जाता है, नॉलेज आ जाती है, और वो नई नई संसाधनों से नए नए संभावनाओं को तलाश करने लेता है, जन्म देने लग जाता है। ठीक है, तो यही चीजें हमें बतानी थी कि उसकी छाप हमें,
उसकी जो क्रियाएं होती है, उसका जो काम होता है, उसकी छाप हमें चारों ओर नजर आने लग जाती है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से बता सकते हो। सेम ही क्वेश्चन है, बट किस लैंग्वेज में पूछा जाता है ये मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है यहाँ पे। ठीक है, प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उदाहरण से आपको बताना। बिल्कुल यही जस्ट हमने पढ़ा है। देखो, मानव क्या करता है, अपनी कुछ क्रियाओं से कुछ चीजें बनाता है जिससे उसकी छाप कहीं ना कहीं दिख जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते, यहाँ पे देख सकते हो कि पहाड़ियों में चरागाह का उपयोग करना, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में मनुष्य ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऊंची ऊंची उच्च भूमि जो है, बढ़िया जो भूमि है, उस पे उसने क्या करा, स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना दिए। अंतरिक्ष में उसने उपग्रह प्रक्षेपण कर दिया। कृषि, नगर, पुलों, इन सब चीजों का निर्माण कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें मानव की जो छाप है वो देखने को मिल जाती है प्रकृति पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार अलग अलग लैंग्वेज में। नवनिश्चयवाद की विशेषता बताइए। नवनिश्चयवाद जो ग्रिफिथ टेलर की देन है, जो दो विचारधाराओं के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करता है, इसको स्पष्ट कीजिए। नवनिश्चयवाद संकल्पना जो है निश्चयवाद और संभववाद के बीच में संतुलन बनाती है, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं आपसे, इसको समझते हैं। ये जो विचारधारा है नवनिश्चयवाद, ये निश्चयवाद और संभववाद इनके बीच का रास्ता है। यानी पहले एक विचारधारा थी निश्चयवाद, फिर एक विचारधारा ही संभववाद, लेकिन उसके इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक विचारधारा ही, जिसको नवनिश्चयवाद के रूप में हम जानते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखिए। ये पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। यानी इनका कहना है कि हमें अपनी समस्याओं को इस तरीके से सुलझाना है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, उनके संसाधनों को क्षति ना पहुंचे। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है, ना ही प्रकृति से अलग होकर रह सकता है। ठीक है, इस लाइन को समझिए। ना तो मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होकर रह पाएगा, और ना उससे अलग अपने आप को रख पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की बातें यहाँ पे चल रही। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना, उसे विनाश से बचाना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का भी ख्याल रखना है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल करना है और कुछ सीमाओं का भी हमें ख्याल रखना है। एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है कि औद्योगिकरण के चलते, औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ है, तो उससे जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, हमें उससे नष्ट होने से बचाना है। खनन होता है, खनन में भी काफी नुकसान होता है, तो खनन के समय हमें ज्यादा दोहन ना हो जाए, इससे प्रकृति को बचाना है। अगला एक विचारधारा दे रखी है कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध जो है वो किस विचारधारा से है, तो ये नवनिश्चयवाद से है। ठीक है, ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा। ये कौन सी संकल्पना है, ये नवनिश्चयवाद है। जस्ट अभी पढ़ा है मैंने आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो बताया, लेकिन मैंने आपको ये भी दिखाया कि किस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर से तो काम चल जाएगा, लेकिन पेपर में क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते, कई बार बातों को घुमा देते हैं, और जब घुमा देते हैं तो हमें वो क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं जो हमको पहले से आता है। तो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि इसको पेपर में अगर घुमा दें तो मैं कर कैसे पाऊंगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। अब देखो, जब तक प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास हो ही नहीं सकता, ये हम समझ चुके हैं। तो देखिए, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। जहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी होती है तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पे विकास हो रखा है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही टेक्नोलॉजी का विकास कर सकता है। जब उसने घर्षण और ऊष्मा के बारे में सोचा तभी तो वह आग के बारे में खोज कर पाया। डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्य को जब मनुष्य को जानकारी हुई, तभी उसने भयंकर बीमारियों पे विजय प्राप्त की, भयंकर बीमारियों की का इलाज ढूंढा। जब मनुष्य वायु की गति के नियमों को समझ पाया, तभी तो उसने तेज गति से चलने वाले जो एरोप्लेन होते हैं, वायुयान होते हैं, वो विकसित किए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति का ज्ञान है वो जरूर होना चाहिए, तभी टेक्नोलॉजी का विकास हो पाएगा। अगर प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाएगा। जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, ठीक है, जब उसको प्रकृति का ज्ञान नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो रखा था, लेकिन जैसे ही उसको ज्ञान हुआ टेक्नोलॉजी का विकास हो गया। तो आप ऐसे एग्जाम्पल से भी बता सकते हो। अब एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, देखिए बहुत कम चांसेस क्वेश्चन के आने के, लेकिन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र आपको बताने हैं। तो देखिए, मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो ये है, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र ना पूछ के आपसे उप क्षेत्र पूछा हुआ है, तो ये वाला आपको करना नहीं है। मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि पेपर में अगर पूछ ले तो किस तरीके से करना है। उप क्षेत्र में ये आते हैं
ये कोई भी नाम आप याद रख सकते हो, जैसे निर्वाचन भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। और इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उपागम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो मानव भूगोल के उपागम जो है उसमें अन्वेषण और विवरण आ जाता है, प्रादेशिक जो प्रदेशों का विश्लेषण होता है वो आ जाता है, क्षेत्रों में जो विभेदन होता है उनके बीच में भेद पैदा किया जाता है, स्थानिक संगठन हो जाएगा, भूगोल का उत्तराधुनिकतावाद हो जाएगा, इसमें मानवतावाद, अमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा का उदय, ये सारे इसके उपागम है। लेकिन पेपर में आपसे इतना नहीं आएगा, आपको केवल दो दो या तीन ही याद रखने हैं, इतना आपके लिए इनफ होगा, कोई भी दो तीन इनमें से आप याद रख सकते, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक होंगे हमेशा जन्म दर, मृत्यु दर या फिर प्रवास, इसी से जनसंख्या प्रभावित होती है। आपको पता है कि जन्म दर अगर बढ़ जाए, ठीक है, और मृत्यु दर घट जाए, तो जन्म ज्यादा होते रहेंगे, मृत्यु कम होती रहेगी, तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर रही है, ठीक है। मृत्यु दर में भी यही है कि मान लो मृत्यु कम या ज्यादा हो जाए तो उससे भी जनसंख्या प्रभावित हो जाती है, जन्म कम या ज्यादा हो जाए तो भी जनसंख्या प्रभावित हो जाती है। प्रवास से भी होता है, मान लो एक जगह से कोई ए जगह में रहता है, ए जगह से अपने खुद को और अपने परिवार के साथ चला जाता है बी जगह में, ठीक है, इस स्थान को छोड़ देता है और इस स्थान में पहुंच जाता है, तो यहाँ की भी जनसंख्या प्रभावित हो जाती है और यहाँ की भी जनसंख्या प्रभावित हो जाती है। मान लीजिए उसके परिवार में 5 सदस्य थे जो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ चले गए, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे 5 लोगों की संख्या कम हो जाएगी और यहाँ पे 5 लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जनसंख्या जो है प्रवास के द्वारा भी प्रभावित होती है, तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इस चैप्टर से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, तीन चार ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और मैं आपको सारे कराने वाला हूँ, ध्यान से आपको सुनना है बस। जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कौन से तरीके अपना रही है? देखिए, सरकार जो है वो चाहती है कि जनसंख्या जो है वो नियंत्रण में रहे, ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए परिवार नियोजन का कार्यक्रम लेकर आई, यानी परिवार नियोजन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो नव दंपति होते हैं, जो जिनका विवाह होता है, नई नई शादी होती है, जो कपल होते हैं, इनका क्या होता है कि इनको जागरूक किया जाता है परिवार नियोजन के बारे में, ठीक है, इनको बताया जाता है कि वो प्लानिंग करें, प्लानिंग के तहत बच्चे को अगर वो जन्म देते हैं तो वो प्लानिंग के तहत, ये ना कि हर साल एक बच्चा पैदा करते हैं, ऐसा नहीं, गैप होना चाहिए हर बच्चे के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का, और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही बच्चे पैदा करें, इस तरीके की मतलब बातें बताई जाती है परिवार नियोजन के तहत। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक का प्रचार करके लोगों को जागरूक करना, ठीक है, ताकि अनचाहा जो गर्भ जो बाद में अबॉर्शन वगैरह कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ें ना हो, तो इसीलिए उनको गर्भ निरोधक प्रचार करके पहले ही जागरूक किया जाता है। फिर क्या है, एजुकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एजुकेट होगा तो फिर उसको इन सब चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, उसे उसके अंदर खुद ही इतनी समझ हो जाएगी कि किस तरीके से वो परिवार नियोजन कर सकता है। फिर इसके बाद है स्त्रियों के लिए जागरूकता अभियान, महिलाओं को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए हैं, तो ये बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर आपको बताना है। तो देखिए, किसी निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या जो है वो उसके धनात्मक और ऋणात्मक दो तरीके के वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, ये भी कई बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये जनसंख्या में में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये जनसंख्या का परिवर्तन है, इसको हमेशा परसेंट में व्यक्त करते हैं, यानी कहते हैं ना कि 2% जनसंख्या बढ़ गई या 2% जनसंख्या घट गई, इस तरीके से, यानी इसको परसेंटेज में देखा जाता है। अब बात करेंगे धनात्मक वृद्धि की और ऋणात्मक वृद्धि की। देखिए, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, यानी जन्म जो है ज्यादा हो रहे हैं, मृत्यु दर जो है कम हो रही है, ठीक है, यानी कि जन्म बढ़ रहे हैं और मृत्यु जो है वो नहीं बढ़ पा रही है, तो ऐसे में क्या है, इसको हम धनात्मक वृद्धि कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, जिस ठीक है, जिससे क्या होता है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं से खूब सारे लोग आके कहीं पे बस गए, तो भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाएगी जनसंख्या में, तो ये धनात्मक है, यानी बढ़ रही है तो यहाँ पे धनात्मक है। अब ऋणात्मक वृद्धि की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जनसंख्या जो है वो कम हो जाती है, यानी कि दो समय अंतरालों के बीच में जब जनसंख्या कम हो जाए तो इसको ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं।
ये तब होती है जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी कि जन्म जो है वो कम हो रहे हैं लेकिन मृत्यु ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या ऑटोमेटिक कम होने लगेगी। तो ये, या फिर मान लो कि किसी देश से लोग कहीं और चले जाएं, तो जहां पे जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं, जहां से छोड़कर जा रहे हैं, तो वहां पे ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जहां पे चले जाएंगे वहां पे धनात्मक वृद्धि। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, कहाँ पे धनात्मक कहाँ पे ऋणात्मक, किस तरीके से देखना। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है और ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। सीबीएसई का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट आपको दिखेगा, हर बार लगभग पूछ ही लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि बताइए प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष जो कारक हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो अब आप इसको देखो, ध्यान से देखना, कई बार क्या होता है हम अपकर्ष में प्रतिकर्ष वाले लिख देते हैं, प्रतिकर्ष में अपकर्ष वाले लिख देते हैं। तो अपकर्ष, अपकर्ष जो है उसको आप इंग्लिश में याद रखें, ये पॉजिटिव, अच्छा। ठीक है, और प्रतिकर्ष को आप याद रखें कि ये बुरा है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है। इस तरीके से आप दिमाग में बिठा लेंगे तो गलती नहीं होगी पेपर में। आप पॉजिटिव बातें करते हैं कि लोग क्यों जाएंगे, लोग कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे रोजगार के अच्छे अवसर हो, जहाँ पे बहुत अच्छा रोजगार मिलता है तो लोग वहां पे जाएंगे, तो ये अपकर्ष कारक हो जाएगा। जहाँ पे रहन सहन की अच्छी दशा हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल लोग जी सके, तो वहां पे जाना पसंद करेंगे, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पे शांति हो, आपको पता है आज के समय में लोग शहरों की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत प्लेस पे, एक शांत जगह पे, ठीक है, घर लेकर शांति से रहना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में शांति एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है। तो जहाँ पे शांति होगी लोग वहां पे आकर्षित होंगे, तो ये अपकर्ष कारक है। ठीक है, जो आकर्षित कर रही है। अनुकूल जलवायु, जहाँ की जलवायु ठीक हो, ठीक है, जीवन और संपत्ति की जहाँ पे सुरक्षा हो, सिक्योरिटी हो, हमेशा लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे। और प्रतिकर्ष कारक क्या है, जैसे मान लो लोग जहाँ पे रहना नहीं पसंद करते, जैसे मान लो राजनीतिक अशांति हो, रहन सहन की अच्छी दशा ना हो, बीमारियां फैल रही हो, जलवायु ठीक ना हो, प्राकृतिक विपदाएं बार बार आती हो, ऐसे में लोग वहां पे रहना नहीं पसंद करेंगे, तो ये प्रतिकर्ष कारक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के बढ़ने या घटने के प्रमुख परिणाम की व्याख्या करनी है आप। तो देखिए जनसंख्या अगर बढ़ जाती है, बढ़ेगी, तो क्या परिणाम होंगे। तो देखिए संसाधनों पे दबाव ज्यादा होगा, यानी संसाधन जो है उसको, लोग ज्यादा हो जाएंगे, संसाधन कम पड़ जाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संसाधनों पे दबाव हो जाएगा। संसाधनों का तेजी से खत्म होना, ठीक है, संसाधन बहुत तेजी से खत्म होंगे क्योंकि लोग उसको ज्यादा यूज कर रहे होंगे। जनसंख्या के भरण पोषण की समस्या, यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या को कैसे पालेंगे, कैसे उसका भरण पोषण होगा, ये समस्या हो जाती है। फिर इसके बाद है विकास ना हो पाना, ठीक है, विकास नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं सामने आती रहेंगी, तो ये इसके बढ़ने के कुछ परिणाम है। घटने के क्या होंगे, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाना। अब देखो संसाधन ज्यादा हो गए, लोग ही नहीं है, तो संसाधनों का इस्तेमाल कैसे होगा, तो यहाँ पे भी समस्या है। ठीक है, समाज की आधारभूत जो संरचना है वो एक तरह से अस्थिर हो जाएगी। देश का भविष्य जो है वो चिंता और निराशा में डूब जाएगा। लिंग अनुपात में संतुलन नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ इसके जनसंख्या घटने के भी कुछ नेगेटिव परिणाम होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन है, ये भी काफी पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड में भी होता ही होगा ये। तो समझते हैं इसको। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है। तो इसको हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। भौगोलिक कारक भी होते हैं, आर्थिक कारक भी होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। भौगोलिक कारक क्या है, जनसंख्या को कैसे प्रभावित करेगा। तो देखिए लोग हमेशा वहां पे जाके बसना पसंद करेंगे जहाँ पे जल उपलब्ध हो, जहाँ की भूख आकृति सही हो। आप देखोगे हमेशा लोग प्लेन में रहना पसंद करते हैं। प्लेन का मतलब है समतल पे। आप देखोगे पहाड़ी एरिया, ऊबड़ खाबड़, वहां पे जनसंख्या हमेशा कम मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि लोग नहीं रहना पसंद करते वहां पे। तो जहाँ पे भू आकृति ठीक हो, जहाँ पे जलवायु अच्छी हो, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ हो, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, ये कारक जो है। आर्थिक कारक में खनिज की उपलब्धता होनी चाहिए, नगरीकरण हो, लोग नगरों में रहना पसंद करते हैं, औद्योगिकरण हो ताकि उद्योगों में रोजगार मिले। तो ये सारी चीजें भी प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में स्थान का महत्व होता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो जिसका सांस्कृतिक महत्व होता है। ठीक है, कुछ धार्मिक स्थान होते हैं जैसे मथुरा वगैरह हो गया, उनका अलग ही महत्व है। तो ये भी कारण एक हो जाता है कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है और इसके संक्रमण की अवस्था बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग जो है वो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और उस जनसंख्या के भविष्य में क्या वो जनसंख्या किस तरीके से हो जाएगी इसका अनुमान लगाने के लिए इसको किया जाता है। ये सिद्धांत जो है हमें बताता है कि समाज जैसे ही ग्रामीण खेतीहर
ठीक है, यानी जब समाज हमारा ग्रामीण होता है, खेतीहर होता है, अशिक्षित होता है, तो इस अवस्था से जैसे ही वो उन्नति कर जाएगा, वो नगरीय, साक्षर और औद्योगिक बनेगा। ठीक है, यानी ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित अवस्था पहले होती है, बाद में उससे वो नगरीय बन जाता है, साक्षर बन जाता है, औद्योगिक बन जाता है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर में भी परिवर्तन हो जाता है, और ये परिवर्तन जो है वो अलग अलग अवस्था में होता है। ठीक है, इसी को जनांकीय चक्र भी कहते हैं। तो आगे हम इसको समझने वाले हैं। देखिए, पहले क्या होती है, जनसंख्या ग्रामीण होती है, खेतीहर होती है, लोग ज्यादातर शिक्षित नहीं होते हैं, यहाँ पे अशिक्षा होती है। बाद में जनांकीय के संक्रमण के चक्र के तहत देखें तो बाद में धीरे धीरे वो नगरीय हो जाती है, औद्योगिक हो जाती है, और लोग जो है वहां पे साक्षर हो जाते हैं। ये परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कुछ अवस्था होती है, एकदम से नहीं होता, इसकी कुछ अवस्था होती है। तो इसकी पहली अवस्था देखते हैं, फिर इसकी दूसरी अवस्था देखेंगे। ठीक है, पहली अवस्था में क्या होता है, आप जानते हैं कि जन्म दर जो होती है वो ज्यादा होती है, मृत्यु दर जो होती है वो भी उच्च होती है, यानी ज्यादा होती है, क्योंकि महामारी होती है, भोजन की कमी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी समस्या होने के कारण जनसंख्या जो है वृद्धि वो धीमी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जन्म भी ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, तो जब एक जैसा होगा दोनों ही, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि जितने जन्म हो रहे होंगे मृत्यु भी उसी तरीके से हो रही, क्यों? तो कहीं ना कहीं वृद्धि धीमी होती है। ठीक है, और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो खेती के काम में लगे होते हैं, तो यहाँ पे जीवन प्रत्याशा जो होती है वो निम्न होती है, लोग ज्यादा वर्ष तक जी भी नहीं पाते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी पहली अवस्था। जैसे ही सेकंड अवस्था आएगी, इसमें देखो क्या होता है, इसमें शुरू में तो प्रजननशीलता यानी जो जन्म दर है वो ज्यादा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जन्म दर जो है वो कम होती जाएगी, यानी कि जन्म जो बच्चों को जन्म दिया जाता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और मृत्यु दर, ठीक है, और यही अवस्था मृत्यु दर के साथ, घटी हुई मृत्यु दर के साथ भी होगी। मृत्यु दर भी धीरे धीरे यहाँ पे घटने लग जाती है। क्यों घटने लग जाती है मृत्यु दर? क्योंकि पहली अवस्था में क्या होता है कि सुविधाएं नहीं होती, यहाँ पे सुविधाएं होने लग जाती है, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधा हो जाती है, सुधार हो जाता है, तो ऐसे में मृत्यु दर पे कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है सेकेंड अवस्था। एक इसकी तीसरी स्टेज भी होती है, तीसरी और अंतिम स्टेज जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, प्रजननशीलता और मृत्यु दोनों ही घट जाती है। जनसंख्या या तो बिल्कुल स्थिर हो जाएगी या फिर बहुत धीमी गति से बढ़ेगी। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, और इसके पास तकनीकी ज्ञान हो जाता है, टेक्नोलॉजी हो जाती है, और सारी सुख सुविधाएं हो जाती है। ये अपने आप परिवार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेज है। ठीक है, आई होप आपको तीनों स्टेज समझ में आई होगी। पहले में क्या था, जन्म दर ज्यादा थी, मृत्यु दर ज्यादा थी। ठीक है, दूसरे में क्या था, जन्म दर शुरू में तो ज्यादा थी पर बाद में धीरे धीरे कम होने लगी, मृत्यु दर भी समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरी में क्या हुआ, जन्म दर भी कम हो गई, मृत्यु दर भी कम हो गई, लोग जो है साक्षर भी हो गए, अपने आप ये परिवार पे कंट्रोल करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से यही जो है परिवर्तन आता है। इसी को जनांकीय संक्रमण और इसको चक्र वगैरह के रूप में दिखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग रहते हैं, यानी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, रहने वालों की संख्या बहुत कम है। और ठीक है, आपको इसका कुछ उदाहरण से आपको बताना है। विश्व में जनसंख्या वितरण जो है ये आप एक देखोगे, ये अनूठा है कि मतलब कम स्थान पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं और ज्यादा स्थान पे कम लोग रह रहे हैं, ऐसा क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो केवल इसके 10% के स्थल पे रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग जो है, यूरोप और उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी और एशिया का जो ज्यादातर क्षेत्र है, ये ज्यादातर अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक लोग रहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट जाएं तो उष्ण और शीत मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं, वहां पे बिल्कुल बुरा हाल है। वहां पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, वहां पे एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। क्योंकि लोग यहाँ क्यों रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे जलवायु ठीक ना हो, जहाँ पे सुविधाएं ना हो। ठीक है, तो ये समझना आपको। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक और दक्षिणी गोलार्ध में कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थल है, स्थल का हिस्सा जो है वो कम है। संसार की अधिकांश जनसंख्या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही निवास करती है। तो ये आप इस तरीके से आंसर बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि से वहां के आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो कोई देश है, उसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वहां पे आर्थिक विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आप आराम से बता पाओगे कि नेगेटिव ही होगा अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। भोजन की समस्या हो जाएगी, संसाधन की कमी हो जाएगी, संसाधन जो है वो कम पड़ जाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन कम हो जाएंगे।
रहने के घर की समस्या आ जाएगी, आवास की कमी हो जाएगी, रोजगार की समस्या हो जाएगी, जीवन का स्तर जो है वो बेकार होने लगेगा। मानव विकास से क्या अभिप्राय है? मानव विकास क्या होता है कि लोगों के विकल्पों को बढ़ाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव विकास से तात्पर्य है कि ये लोगों के विकल्पों को बढ़ाता है, उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, उनका जो जीवन स्तर है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो जाता है, सुधार हो जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है मानव विकास। यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शन हो, उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया हो, वो अच्छा कमा रहा हो, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि मानव विकास। एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में काफी कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो देखिए, विकास और वृद्धि हमें सुनने में देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विकास क्या है? विकास गुणात्मक होता है, यानी क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, जबकि वृद्धि जो है वो क्वांटिटी को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वालिटी और क्वांटिटी वाला एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आप एक शर्ट खरीदते हैं। आप पूछते हो दुकान वाले से, भाई कि ये शर्ट कितने की है? तो वो दुकान वाला कहता है आपको कि 1,000 रुपये की एक शर्ट है, पर वो बहुत अच्छा कपड़ा है और ब्रांडेड है और बहुत बेहतरीन कॉटन का उसमें यूज़ हो, कॉटन का है कपड़ा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन वो शर्ट आपको एक मिलेगी 1,000 रुपये की। ठीक है, आप दूसरी दुकान पे जाते हो, वहां पे आपको 1,000 रुपये में वो दो शर्ट दे देता है। ठीक है, वहां पे उसने आपको 1,000 रुपये में दो शर्ट दे दी, जबकि पहली दुकान में आपको 1,000 रुपये में एक शर्ट मिल रही थी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ज्यादातर लोग जो है वो इस चीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे दो मिल रहे हैं, वो उसे ले लें। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो कपड़ा था वो उतना अच्छा नहीं था, ज्यादा समय वो चलेगा नहीं। लेकिन ये शर्ट जो है वो कई साल चलेगी और बहुत अच्छा कपड़ा था, लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है क्वालिटी और क्वांटिटी वाली। क्वालिटी का मतलब है कि आपको बेहतर, ये वाला जो पहली शर्ट थी ये क्वालिटी वाली थी, लेकिन दूसरी क्या है, क्वांटिटी वाली है। अक्सर लोग क्वांटिटी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको, आपको पेपर में नहीं लिखना ये। तो यही होता है गुणात्मक, यानी उसके गुण, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी, और मात्रात्मक मतलब उसकी क्वांटिटी। ठीक है, वृद्धि जो है वो क्वांटिटी को दिखाता है। फिर विकास क्या होता है? मूल्य सापेक्ष होता है और ये मूल्य निरपेक्ष होता है। मूल्य इसमें महत्व की बात होती है, इसमें महत्व उतना नहीं होता है। फिर क्या है? विकास हमेशा सकारात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, विकास कभी नेगेटिव में नहीं होगा। लेकिन वृद्धि जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक से क्या अभिप्राय है? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक मापक है, यानी एक मापने का तरीका है, विकास को मापने का तरीका आप समझ सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच के आधार पर विभिन्न देशों का एक क्रम तैयार किया जाता है। ये जो सूचकांक है ये 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो मानव के विकास को नापने का एक मापक बना रखा है, जिसको हम HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में देखते हैं। इसमें 0 से 1 के बीच में देशों को रेटिंग दी जाती है। किस आधार पे दी जाती है? कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन का क्या स्तर है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो संसाधनों तक लोगों की पहुंच कैसी है, इन सब के आधार पे ये सूचकांक तैयार होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पेपर में काफी आता है कि यूरोप के अधिकतर देश मानव विकास सूचकांक के उच्च स्कोर को, यानी जो हाई स्कोर है, इसके अंतर्गत आते हैं। यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं इनका जो HDI है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो इनकी जो रेटिंग है वो काफी हाई है, बेहतर है। इन देशों का अधिकतर निवेश किस सेक्टर में होता है और क्यों होता है? इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको कि मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश किस सेक्टर में अधिक निवेश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मानव विकास का जहाँ पे स्तर काफी ऊंचा होता है, ये वाले देश जो है वो सामाजिक सेक्टर, जैसे कि मान लो एजुकेशन हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगी यानी स्वास्थ्य हो जाएगा, इसमें ज्यादा निवेश करते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आपको अच्छा मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह भी यहाँ पे अच्छी मिलेगी, क्योंकि वे देश राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे ज्यादा राजनीतिक उपद्रव नहीं दिखेगा, अस्थिरता नहीं मिलेगी। तो इनके जो नेता होते हैं उनके पास फोकस करने का समय होता है कि ये
डेवलपमेंट पे फोकस करें, एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हेल्थ जो सिस्टम है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पे ये निवेश करते हैं। एक क्वेश्चन है कि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की दो कमजोरी बताइए, जहाँ पे कम होता है, मतलब मानव विकास जहाँ पे कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राजनीतिक उपद्रव होगा इन देशों में, सामाजिक अस्थिरता होगी, ठीक है, विकास नहीं हुआ होगा ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के उन दो अर्थशास्त्री के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास की जो रिपोर्ट है उस पर एक साथ काम करा है। तो इसमें डॉक्टर महबूब उल हक आ जाएंगे और अमर्त्य सेन आ जाएंगे, प्रोफेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये मूल आएगा, जो सदैव मूल सापेक्ष होता है। कोई तीन तर्क आपको यहाँ पे बताने। तो देखिए, विकास तब तक हम सार्थक नहीं मानेंगे जब तक वो वर्तमान की जो दशा है उसको बेहतर ना करे, उसमें वृद्धि ना करें, ठीक है। विकास तभी होगा जब सकारात्मक वृद्धि होगी, नकारात्मक वृद्धि हो रही हो तो विकास कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल याद रखना है। वृद्धि सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है लेकिन विकास हमेशा सकारात्मक होगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास भी नहीं हो सकता, क्योंकि विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता यानी क्वालिटी, मैंने आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस समझाया था, तो यहाँ पे जब क्वालिटी में सकारात्मक परिवर्तन होगा तभी हम विकास मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है, यानी विकास जो है मानव के विकल्पों को बढ़ाता है। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है, ठीक है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार लाता है। विकास परिवर्तनशील है और उसका उद्देश्य ऐसी दशा उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके, ठीक है। यानी विकास परिवर्तनशील है और इसका उद्देश्य हमेशा ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति को बनाना होता है जिसमें लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकें, एक सार्थक जीवन जी सकें। ये किसने परिभाषित किया है, डॉक्टर महबूब हक ने, ठीक है। ये आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के मुख्य सूचकांकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें मानव विकास सूचकांक जो होता है इसमें क्या देखा जाता है, देखिए इसमें ये देखा जाता है कि हेल्थ, सबसे पहले जब भी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई जाती है उसमें जो देशों को रेटिंग दी जाती है उसमें ये देखा जाता है कि वहाँ पे हेल्थ कैसे है, यानी हेल्थ का सिस्टम कैसे है, वहाँ पे डॉक्टर हो गए, हॉस्पिटल हो गए, हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं हो गई, ठीक है, इलाज की सुविधाएं हो गई, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। वहाँ के लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है, यानी वो उनके मैक्सिमम कितने साल जी जाते हैं, जहाँ पे जो लंबे समय तक जी पाते हैं, जिनकी हेल्थ सिस्टम अच्छा है, तो उसको अच्छी रेटिंग मिल जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। फिर शिक्षा देखी जाती है कि कौन से देश में शिक्षा कैसी है, लोग कितने ज़्यादा साक्षर हैं, क्योंकि आपको पता है शिक्षा ही हमें डेवलप बनाती है, तो एजुकेशन को भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें एचडीआई में, तो ये देखा जाता है। फिर संसाधनों तक पहुंच, क्योंकि देखो लोगों के पास संसाधन जो है वो कितने हैं, लोग उसको ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, कितना उनका सामर्थ्य है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। तब जाके एचडीआई बनाई जाती है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होती है, मानव विकास सूचकांक होता है, उसको बनाया जाता है। संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न और या फिर निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं। आप देखोगे कि कहीं पे क्या होगा, मानव विकास का जो एचडीआई अगर आप देखोगे इंडेक्स, कभी आप गूगल पे जाके देखना, एचडीआई इंडेक्स में देखोगे कुछ देशों की रेटिंग जो है वो हाई होगी, ज़्यादा होगी, कुछ देशों की जो रेटिंग होगी वो लो होगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जिन देशों में हाई होता है वहाँ पे क्या होता है ये समझिए। इन देशों में सेवाओं जैसे एजुकेशन हो गई, स्वास्थ्य हो गया, इस पे सरकार जो है वो ज़्यादा निवेश करती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी, हेल्थ सिस्टम भी अच्छा होता है, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। यहाँ पे राजनीतिक उपद्रव और सामाजिक अस्थिरता जो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, एक बढ़िया माहौल होगा यहाँ पे। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता भी नहीं देखने को मिलेगी, ये भी याद रखना है। यहाँ पे ज़्यादा, जितनी भारत जैसे देश में आपको विविधता दिखती है यहाँ नहीं दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगर निम्न स्तर वाले देशों को देखो तो यहाँ पे सामाजिक सेवाओं में सरकार जो है वो ज्यादा निवेश, ठीक है, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा ज्यादा निवेश किया जाता है। इन देशों में प्रतिरक्षा, ठीक है, और यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा जो है वो देश में रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए ज्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गृह युद्ध चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, सेना पे ज्यादा पैसा खर्च होता है।
ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे आर्थिक विकास की जो गति होती है वो कम हो जाती है, और ज्यादातर देशों में राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारी, ये वाली समस्या ज्यादा रहती है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मानव विकास के उपागम। मैं इसको आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके जाना, ये काफी पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण उपागम है, जिसमें आय उपागम हो गया, कल्याण उपागम हो गया, आधारभूत उपागम हो गया, और क्षमता उपागम हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि देखिए, आप इस क्वेश्चन को उस अलग नजरिए से सोचिए। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए मानव का हम विकास कैसे नाप सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि मानव का विकास हो गया। तो आप सबसे पहले, ज्यादातर नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका, उसमें आय देखी जाती है। आप ये कहोगे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीने के कमा रहा है, तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे जिसकी आय अच्छी है, कहीं ना कहीं वो विकास कर चुका है या विकसित है। आप ऐसे उसको इस नजरिए से देखोगे, इसी नजरिए से सभी देखते हैं। तो देखिए, ये मानव के सबसे पुराने उपागम में से एक है। इसमें मानव विकास को हम कैसे देखते हैं, आय के साथ जोड़कर, यानी उसके इनकम के साथ जोड़कर देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है, यानी आय अच्छी है तो हम मानेंगे कि विकास हो रखा है, ये तो बेसिक है। इसके बाद कल्याण उपागम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मानव को लाभार्थी बोलते हैं। ठीक है, बेनिफिशियरी हो रहा है मानव। और सभी विकासात्मक गतिविधि, जो भी सरकार जो भी विकास के लिए काम करती है, उसको लक्ष्य के रूप में देखते हैं। सरकार जो है वो कल्याण पर अधिक जो पैसा है वो खर्च करती है, ताकि मानव का विकास का स्तर जो है वो सुधरे। तो इसको कल्याण उपागम कहते हैं। इसका आप इस नजरिए से याद रख सकते हैं कि कल्याण उपागम में सरकार जो है वो चाहती है कि ऐसी पॉलिसी बने, ठीक है, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है जिससे लोगों का कल्याण हो जाए। ठीक है, तो इसमें लोग लोग यानी जनता क्या है, जनता जो है लाभार्थी है, यानी जो लाभ को लेगी। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को दिमाग में बिठाओगे ना, तो लंबे समय तक याद रहेगा, वरना 2-3 लाइन तो पढ़ के भूल जाते हैं, अगले दिन ही याद नहीं रहती। थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ इसे। तीसरा देखो, आधारभूत आवश्यकता उपागम। देखो, हर व्यक्ति की एक बेसिक नीड होती है जिसके बिना जिंदगी नहीं चलती। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसको बेसिक नीड उसकी जो है वो पूरी हो जाए। बेसिक नीड में देखो ऐसी 6 चीजों को रखा गया है, जैसे कि एजुकेशन, कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी को भोजन मिलना चाहिए, सभी को पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ माहौल होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यानी कि आधारभूत आवश्यकता में क्या आ जाएगा, हमारी बेसिक नीड। अगर ये चीज है तो हम कहेंगे कि मानव विकास है। एक है समता उपागम, यानी कैपेसिटी। यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है, इन्होंने इसको दिया है। ये कहते हैं कि संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास का कुंजी है। यानी कि अगर मानव की पहुंच संसाधन तक हो पा रही है, तो हम कह सकते हैं कि मानव जो है वो विकास कर रहा है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है आपका जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मानव विकास के 4 स्तंभ बताए गए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 4 स्तंभ में एक है समता। समता का मतलब यहाँ पे समानता और इससे है, यानी कि लोगों को जो अवसर दिए जाते हैं वो समान होने चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का लिंग, जाति या आय के आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको समान अवसर दिए जाए, तो ये समता है। सेकेंड है सतत पोषणीयता। इसका मतलब क्या होता है कि अवसर जो है वो समान तो मिले, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि संसाधन वगैरह या जो अवसर है वो केवल एक पीढ़ी को मिले और अगली पीढ़ी को वो अवसर ही ना मिले। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से अवसर मिलने चाहिए, ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए, अगली पीढ़ी को भी मिले, उसका दुरुपयोग ना हो। ये है सतत पोषणीयता। उत्पादकता में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उत्पादकता का मतलब आप वो वाला प्रोडक्शन मत सोचना कि कोई मैन्युफैक्चरिंग या कुछ ऐसी, और ऐसा नहीं। इस उत्पादकता शब्द का मतलब यहाँ पे मानव श्रम की उत्पादकता से है। ठीक है, मानव श्रम यानी कि लोगों को समर्थ और सक्षम बनाना। ठीक है, यहाँ पे उत्पादकता का मतलब है मानव को समर्थ बनाना, सक्षम बनाना, जिससे कि वो निरंतर उत्पादन कर सके, यानी कि बेहतर कर सके। ठीक है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करे और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, उनकी कार्य क्षमता को बेहतर हो, यही उत्पादकता है। और फोर्थ है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूत करना, किसी को मजबूत बनाने। जैसे कहते हैं ना, आपने वर्ड सुना होगा महिला सशक्तिकरण, यानी महिला जो है उसको मजबूत बनाना है, उसको सशक्त बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, ऐसा आपने सुना होगा। तो इस सशक्तिकरण का मतलब भी कहीं ना कहीं मजबूती से है। देखो, इसका मतलब है कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको मजबूत बनाना, यानी समर्थ बनाना। जो आर्थिक रूप से गरीब हो, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको हमें क्या करना है, सशक्त करना है, यानी ताकतवर बनाना है, मजबूत बनाना है, जिससे कि
वो विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो, उनको ऑप्शन मिल सके। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? देखिए, ऐसे सभी क्रियाकलाप जिसके द्वारा मानव को, व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, यानी उसकी अर्निंग होती है, वो पैसा कमा पाता है, तो ये क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, आर्थिक क्रिया को हम मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप हो जाएगा, तृतीयक और चतुर्थ। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारे पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो है उससे क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं? देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो डायरेक्ट पर्यावरण पे निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे कि खेती करना, आपको पता है पर्यावरण पे निर्भर है। आखेट हो गया, ठीक है, शिकार वगैरह जो होता है, भोजन संग्रह हो गया, पशु चारण हो गया, मछली पकड़ना, जंगल से लकड़ी काटना, खनन, ये सारे क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, अब आपके पेपर में ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? मुझे याद आ रहा है, अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था किसी पेपर में, उसमें ये पूछा हुआ था कि बताइए निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, और ऑप्शन दे दिए थे उसमें 4। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे और आपको पहचानना होगा, तो इसलिए आपको ये याद भी होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि हो सकता है ये डायरेक्ट ना पूछकर एमसीक्यू के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व के कौन से क्षेत्र में भोजन संग्रह किया जाता है? देखिए, ये प्राचीन समय से किया जा रहा है भोजन संग्रह। और भोजन संग्रह की बात करें तो इसमें क्या होता है? उच्च अक्षांश का जो क्षेत्र है और निम्न अक्षांश का जो क्षेत्र है यहाँ पे होता है। उच्च अक्षांश में आ जाता है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, और यूरेशिया जैसे यूरोप और एशिया के ऊपर के जो उत्तरी भाग है मिले हुए वो, और दक्षिणी चिली आ जाएगा इसमें। निम्न अक्षांश की बात करें तो इसमें अमेजन बेसिन आ जाता है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि जो आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला जो एरिया है वो आएगा इसमें, और जो उसके अंदर के प्रदेश होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से 2 हिस्सों में इसको बांट के देखा जा सकता है। चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? तो देखिए, चलवासी पशुचारण जो है एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय रहा है। इसमें क्या होता है? चलवासी नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या होता है? अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक ये लोग जो होते हैं, इनको चराने वाले जो लोग होते हैं वो उनके साथ ही रहते हैं। ठीक है, इसमें जो पशुचारक होता है वो अपने भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, शरण के लिए, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर होता है, पूरी तरीके से अपने जो जानवर होते हैं उन पर निर्भर होता है। इसमें मनुष्य जो है वो अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपने जानवरों को ले लेंगे, बड़ी संख्या में इनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके उनको एक साथ लेकर पानी की और चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे ये जाते रहते हैं। ठीक है, ये खाना बदोश जिंदगी होती है इनकी, एक जगह पे टिक कर नहीं रहते हैं। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं, सबके फिक्स होते हैं कि भाई इस ये वाला ग्रुप यहाँ पे जाएगा, वो वाला ग्रुप वहां जाएगा, इस तरीके से निश्चित होता था इनका। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र, अब देखिए ये ना मैप में आपसे बहुत पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक मैप की अलग से वीडियो लेके आऊंगा, और मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर भी जियोग्राफी के कराए हुए हैं, आप वहां भी देख सकते हो, मैप कराए हुए हैं। ये मैप वाला क्वेश्चन है, ये मैप में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा प्रमुख क्षेत्र है? इसमें आएगा उत्तरी अफ्रीका, जो आप अफ्रीका देखते हो, अफ्रीका महाद्वीप आपको कुछ इस तरीके से जो दिखता है, उसका जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये आ जाएगा। अरब प्रायद्वीप आ जाएगा, मंगोलिया जो मध्य चीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यूरोप और एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश हैं वो आ जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम जाएं तो वहां पे फिर दक्षिण पश्चिम एशिया, मेडागास्कर द्वीप, ये सब इसके प्रमुख क्षेत्रों में आते हैं। देखिए, ये एक समय में बहुत ज्यादा होता था चलवासी पशुचारण। अब क्या है? अब के समय में ये धीरे धीरे ये चीजें लुप्त होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि अब जो है बंदिशें होती है, बॉर्डर हो गया है विभिन्न देशों के। ठीक है, उतनी परमिशन नहीं है, तो ये चीजें कम होती जा रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है ये। एक क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। स्थानांतरण कृषि क्या है? इसको कर्तन और दहन, दहन का मतलब आग लगाना होता है, ठीक है, कर्तन और दहन कृषि क्या होता है? इसको झूम खेती भी कहते हैं, और इसको कर्तन और दहन कृषि की के नाम से तो जानते हैं हम। ये 3-4 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको मेनली ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो झूम खेती के नाम से जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है ये समझिए। इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है उसको काट के जला दिया जाता है, और जली हुई राख को
की जो परत होती है उसको उर्वरक के रूप में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें बोए गए खेत में बहुत छोटे छोटे होते हैं इसमें जो खेत होते हैं, और इस खेती में पुराने औजार जो तकनीक होती है उससे खेती की जाती है। जब जमीन की उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो जो कृषक होते हैं वो नए क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पे भूमि तैयार कर लेते हैं। इसको झूमिंग खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि क्या है, इसे समझिए। ये मान लीजिए क्या होता है, इसमें छोटे छोटे खेतों के टुकड़े होते हैं। वैसे ये सिंपल है, आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ देखिए। मान लीजिए इस खेत का नाम ए रख देता हूँ, इसका बी रख देता हूँ, इसको सी रख देता हूँ, इसमें डी। ये क्या करते हैं लोग, पहले इस एरिया में जो जंगल झाड़ी जो भी उगा होता है उसको जला देते हैं, बिल्कुल जला के छोड़ देते हैं, तो उसमें राख हो जाती है। उस राख से उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। तो ये काट कूट के जंगल जला जुलू के साफ सूफ कर देते हैं और अच्छे तरीके से इसमें खेती करते हैं। 4-5 साल तक 6 साल तक इसमें खेती करेंगे। जब ये जमीन क्या होगा, लगेगा इसकी उपजाऊपन कम हो रही है, तो इस जमीन को छोड़ देंगे और इस जमीन पे आ जाएंगे। फिर यहाँ के जंगल वगैरह काट कूट के उसे साफ कर देंगे। फिर यहाँ 4-5 साल खेती करेंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे, इस तरीके से फिर वापिस से यहाँ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक गैप मिल जाता है जमीन को कुछ साल के बाद, तो उसमें वापिस से उर्वरक शक्ति जो है वापिस आ जाती है। तो ये चलता है इसमें। ठीक है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, तो नए चरागाहों की खोज में जो चलवासी पशुचारक होते हैं वो समतल भागों से पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं और गर्मी में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर चलते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको पता है जो चलवासी पशुचारक होते हैं वो अपने जानवरों को साथ लेकर चलते हैं, तो वो ऋतु के अनुसार चलते हैं। गर्मियों में, ठीक है, गर्मी में क्या करते हैं, ये लोग मैदानी भाग से चल के पर्वतीय एरियो में जाते हैं। गर्मी में आपको पता है कि गर्मी ज्यादा रहती है, तो पर्वत वाले जो एरिया होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं। तो गर्मी में ये पर्वत की ओर जाते हैं, और सर्दी में ये क्या करते हैं, पर्वत वाले इलाकों से प्लेन की तरफ आते हैं, यानी कि समतल की ओर आते हैं। तो इस तरीके से ये चरागाह की खोज में चलते हैं, इसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रक कृषि किसे कहते हैं, जहां पे केवल सब्जियों की खेती होती है और ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी रात भर में तय करते हैं, तो इसको ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, डेयरी कृषि की विशेषता बताओ। डेयरी कृषि किन बातों पे सफल है। ठीक है, दुधारू पशु से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, एक बार ध्यान से स्क्रीन को रोक के पॉज करके। देखिए, ये एक विशेष प्रकार की कृषि है। इसमें क्या होता है, पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पशुओं को दूध के उद्देश्य से पाला जा रहा है और उनके स्वास्थ्य, उनका प्रजनन, उनकी चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे पूंजी। पूंजी जो है वो पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार और दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के उपयोग में अधिक पूंजी लगती है। क्या होता है, इसमें बहुत बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे जानवरों को पाला जाता है। जब बड़े स्तर पे पाला जाता है तो पूरे उसमें मशीनों का यूज होता है, बहुत ज्यादा पूंजी लगती है। ठीक है, इसमें श्रम, पशुओं को चराने, दूध निकालने के जो काम होते हैं वो पूरे साल भर चलते हैं, तो इसीलिए इनको पूरे साल भर श्रम की जरूरत होती है, यानी कि मजदूरों की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है। ठीक है, नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन का उपयोग और पाश्चुरीकरण का सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों के निकट इनको स्थापित किया जाता है। तो ये हमारा जो डेयरी वाला है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है बाजार। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो दूध होता है ताजा, वो बाजार में आसानी से उपलब्ध कराया जाए, पहुंचाया जा सके, इसलिए। मुख्य क्षेत्र इसकी बात करें तो उत्तर पश्चिमी यूरोपीय, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह है। ये भी आपके मैप में पूछा जाता है। मैप में आपसे पूछा जाता है कि एक हाईलाइट कर देंगे, बताइए कौन सा क्षेत्र है जो कि डेयरी कृषि के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाणिज्य पशुधन पालन से क्या अभिप्राय है। वाणिज्य का मतलब है यहाँ पे एक तरह से बिजनेस या फिर कॉमर्शियल। ठीक है, तो वाणिज्य पशुधन पालन का एक निश्चित स्थान और विशाल क्षेत्र पर फार्म पे किया जाता है। इसमें जो जानवरों को पाला जाता है वो बिजनेस के पर्पज से पाला जाता है, उनसे पैसा कमाने के पर्पज से। ठीक है, तो इसके लिए एक निश्चित क्षेत्र होता है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहां पाला जाता है। इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगाई जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि पशुओं की देखभाल इसमें जो होती है वो वैज्ञानिक तरीकों से होती है। कोई पशु बीमार ना हो जाए, किसी को कोई बीमारी ना हो जाए, किसी दूसरे पशुओं में संक्रमण ना फैल जाए, बहुत देखभाल रखी जाती है और वैज्ञानिक तरीकों से होता है, इसलिए ये थोड़ी महंगा पड़ता है। इसमें एक विशेष प्रकार के पशु को पाला जाता है। ठीक है, विशेष प्रकार का, जैसे मतलब मान लो गाय पाली जा रही है, तो पूरे फार्म में केवल गाय ही होगी, हजारों की संख्या में गाय हो सकती है, सैकड़ों की संख्या में। मान लो भेड़ पाली जा रही है,
तो पूरे फार्म में केवल भेड़ ही होगी, एक पर्टिकुलर पशु को पाला जाता है और बड़े लेवल पे पाला जाता है, ठीक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका में ये सब किया जाता है। एक क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। और मुझे याद है जब मैं 12th में था तो हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे वैसे भी ये क्वेश्चन याद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछा बहुत जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए। तो ये कृषि जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया भूमध्य सागरीय कृषि। इसमें क्या होता है, मेनली जो खट्टे फल होते हैं ना, इसका उत्पादन पे ज्यादा बल दिया जाता है, ठीक है। ये शुष्क कृषि भी कही जाती है, इसको पेपर में हो सकता है भूमध्य सागर कृषि ना लिखकर शुष्क कृषि पूछ ले, तो हो सकता है 90% बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए शुष्क कृषि भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे शुष्क कृषि की जाती है और गर्मी के महीनों में यहाँ पे अंजीर और जैतून पैदा होते हैं। शीत ऋतु की बात करें तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है, यहाँ पे फलों और सब्जियों की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड होती है, तब इसी क्षेत्र में इसकी आपूर्ति की जाती है। और इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के यहाँ पे अंगूर जो होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी वाली जो शराब होती है अंगूरों से ही बनती है, तो यहाँ पे अंगूरों से अच्छी क्वालिटी की शराब भी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। खट्टे फलों के उत्पादन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इसको यहाँ पे शुष्क कृषि भी की जाती है, शुष्क कृषि के नाम से भी ये आ सकता है क्वेश्चन। गर्मी के महीने में अंजीर जैतून वगैरह यहाँ पे उगा दिया जाता है, पैदा कर दिया जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की शराब बनाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में क्या अंतर है। तो सहकारी कृषि में किसान जो होते हैं वो अपनी इच्छा से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, संस्था बना लेते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए संस्था बनाकर खेती करते हैं। सहकारी संस्था किसानों, ठीक है, को किसानों को सभी रूप की सहायता करते हैं, यानी ये जो संस्था होती है किसानों को हेल्प करती है। और ये जो सबसे ज्यादा सफल है, ये कहाँ पे सफल है, ये डेनमार्क में इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ ये लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सामूहिक कृषि। इसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व जो होता है वो संपूर्ण समाज या फिर सामूहिक श्रम पे आधारित होता है। सोवियत संघ में ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि सामूहिक वहीं से हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं वो अपने संसाधन जैसे कि भूमि, पशुधन, श्रम, इसको मिलाकर कृषि करते हैं, यानी मिलजुल कर बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे खेती करते हैं, तो इसे सामूहिक कृषि के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है मिश्रित कृषि वाला, तो मिश्रित कृषि की विशेषता बताते हुए इसके क्षेत्र बताने हैं, ठीक है। क्षेत्र से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैप का क्वेश्चन है, ये पेपर में ना मैप में बहुत पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका क्षेत्र सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है इसमें क्या होता है, ये विकसित भागों में ज़्यादा होती है, जैसे कि मान लो उत्तर पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है यहाँ पे हो जाती है, यूरेशिया के कुछ भाग में हो जाती है और दक्षिणी महाद्वीपों में हो जाती है, तो ये इसके क्षेत्र हो जाएंगे। मिश्रित कृषि क्या है, देखो इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, यानी फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट, ये सब यहाँ पे आय के प्रमुख स्रोत हैं इनके। यहाँ पे चारे की फसलें मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है, यहाँ पे मतलब मेनली चारे की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। इस कृषि में खेतों का आकार जो होता है वो मीडियम होता है, ना तो बहुत छोटा होगा ना बहुत बड़ा होगा। इसमें बोई जाने वाली फसल है जैसे गेहूं उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है, राई, जई, मक्का, कंदमूल, ये सारी चीजें उगाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। खनन से क्या अभिप्राय है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो देखिए पृथ्वी से धातु, अयस्क, औद्योगिक जो चीजें होती है जो खनिज के रूप में होती है उसको बाहर निकालना ही खनन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धरातलीय खनन, एक होता है भूमिगत। धरातलीय मतलब जो जमीन के आसपास सतह पे हो जाए, भूमिगत मतलब जो बहुत अंडरग्राउंड, जमीन के बहुत अंदर, बहुत ही ज्यादा अंदर हो। खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, भौतिक कारक। खनिज निक्षेप का आकार देखा जाता है, श्रेणी, उनकी स्थिति देखी जाती है कि कहाँ पे वो उपलब्ध है। आर्थिक कारण क्या है, खनिज की मांग, खनिज की जो मांग होती है वो ज्यादा प्रभावित करती है कि डिमांड कितनी है। और तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा खनन, ऐसे नहीं हो, तकनीकी ज्ञान भी होगा। खनिजों का उपयोग, संरचना, पूंजी, यातायात, ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती। क्वेश्चन है कि बाजार के लिए सब्जी, खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषताओं को स्पष्ट करो। तो इस प्रकार की कृषि में अधिक से अधिक मुद्रा मिलने वाली फसल उगाते हैं, ठीक है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गई, फूल हो गए। इसकी मांग जो होती है वो नगरों में ज्यादा होती है।
इस कृषि में खेतों का आकार जो होता है वो छोटा होता है, और खेत जो होते हैं वो ज्यादातर यातायात के जो साधन है, ठीक है, इनके द्वारा नगर वाले जो केंद्र है उससे जुड़े होते हैं, ताकि आसानी से वहां पे नगरों में ये चीजें पहुंचा दी जाए। इसमें ज्यादा श्रम और ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसमें सिंचाई, उर्वरक और अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक, इनकी आवश्यकता जो होती है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर एक बार विजिट करना, वहाँ पे मैंने इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं इसकी, तो पीडीएफ आप वहाँ से जरूर डाउनलोड कर। द्वितीयक क्रियाएं जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रिया तो आपको पता लग गया, जो अभी हमने लास्ट पढ़ा था। द्वितीयक क्रिया जो है उसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, अपने कौशल का, अपनी तकनीक का, पूंजी का, श्रम का इस्तेमाल करके जो कच्चा माल जो होता है उसको उत्पाद के रूप में बदल देता है, और उससे उसका दाम बढ़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे कपास है, ये प्राथमिक क्रिया के द्वारा मिल जाता है, यानी खेती से हमें कपास मिल जाता है। लेकिन जब उस कपास से धागा बना दिया जाए और वस्त्र बना दिए जाएं, तो उसके बाद उस कपास का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका द्वितीय क्रिया का एक अच्छा एग्जाम्पल है। गन्ना, आपने देखा होगा कि खेती करके गन्ना तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस गन्ने से अगर चीनी बना दें तो गन्ने के मुकाबले चीनी का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। आलू से चिप्स बनाना, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है द्वितीय क्रिया में। जो प्राथमिक क्रिया से हमें जो कच्चा माल मिलता है, उस कच्चे माल को फिर हम अपने कौशल से, तकनीक से, पूंजी से उसको, कच्चे माल को एक प्रोडक्ट के रूप में बदल देते हैं, एक उत्पाद के रूप में बदल देते हैं, और फिर उसका प्राइस जो है, वो दाम जो है, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसी को द्वितीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। द्वितीय क्रिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि विनिर्माण होता है, यानी कि चीजों को बनाना, ठीक है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का निर्माण करना, कोई भी वस्तु बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे लोहे से कुछ बनाना, लोहे से दुनिया भर की चीजें बनती है, दरवाजे बन गए, ग्रिल बन गई, ठीक है, मशीनें बन गई, बहुत सारी चीजें बनती है लोहे से। तो ये बनाना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, यानी विनिर्माण है। प्लास्टिक से खिलौने बनाना, कंप्यूटर या फिर ज्यादा सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान बनाना, या कुछ भी बनाना, जो भी चीजें बनती है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ही होती है उसके पीछे। नेक्स्ट है कि विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं विशेषता, देखिए ये, शक्ति का प्रयोग होता है इसमें, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशालतम उत्पादन होता है। जैसे आप मान लो आप किसी फैक्ट्री में चले जाते हो, किसी कारखाने में चले जाते हो जहाँ पे प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, तो वहां पे एक ही प्रकार के खिलौने बहुत बड़े लेवल पे बनाए जाते हैं। विनिर्माण मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। जो विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो मशीनरी के द्वारा या फिर जो पुराने साधन वगैरह जो भी होते हैं उसके द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं। एक क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग जो होता है वो ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिसमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल करके अपने घर पे ही जो डेली यूज की जो चीजें होती है उसको बनाना, ठीक है। बहुत ही मतलब छोटे लेवल पे हो जाता है, घर परिवार से हो जाता है, कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए इसके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तकनीकी कोई बहुत बड़ा प्रशिक्षण नहीं चाहिए इसके लिए, बेसिक सा होता है बिल्कुल। कुटीर उद्योग जो होता है इसकी कुछ विशेषता, तो देखिए ये जो है ये घर से शुरू किया जा सकता है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा कारखाना स्थापित करने की जरूरत नहीं है। पूंजी और परिवहन के साधन जो होते हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं करते इन उद्योगों को, क्योंकि घर से ही हो जाता है, कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। कच्चा माल और बाजार दोनों ही जो है होते हैं वो स्थानीय स्तर पे, यानी लोकल स्तर पे उपलब्ध होते हैं। भारी मशीनों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, क्योंकि घर पे हो जाता है काम, तो हाथ के जो सामान्य जो औजार होते होंगे उसी से हो जाता है ये। ऐसे उद्योग को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की या बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। कम पूंजी लगा के भी शुरू हो जाता है। कुटीर उद्योग के कुछ उदाहरण, जैसे कि देखिए घर पे आपने देखा होगा कुछ लोग मोमबत्ती बनाने का काम शुरू कर देते हैं, या अचार बनाना, ठीक है, कागज के थैले या लिफाफे बनाना, बांस की टोकरी बनाना, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है कि ये छोटे लेवल पे शुरू हो सकता है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर में, छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में लिखिए, या फिर कुटीर उद्योग और पैमाने के उद्योग में क्या अंतर है, छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता बतानी। अब ये मत सोचना कि एक जैसे ही है, कि मतलब सुनने में यही लग रहा होगा
कि कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग एक जैसे हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, ये समझिए। तो ये जो है ये कुटीर उद्योग से, यानी ये जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं ये कुटीर उद्योग से भिन्न है, डिफरेंट होते हैं। इन उद्योगों में उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से अलग होते हैं। इन उद्योगों में जो निर्माण होता है वो घर से बाहर कारखाना होता है, ठीक है। अभी हमने कुटीर उद्योग में क्या पढ़ा था कि घर से ही काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे घर से बाहर होता है कारखाना। तो ये डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। के बाद देखो, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जो कि उसमें भी किया जाता था। इसमें उद्योग में अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे स्किल्ड या फिर कम स्किल्ड लेबर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और इसमें मशीनें भी होती हैं और उसको बिजली वगैरह से चलाया जाता है। इस उद्योग में रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, हम जो उद्योग के मालिक होते हैं वो दूसरे लोगों को रोजगार भी देते हैं। तो ये छोटे पैमाने के उद्योग का डिफरेंस है। अगला है कि बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसकी विशेषता बताइए, या फिर बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं और छोटे पैमाने के उद्योग है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इनमें विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल और शक्ति के साधन और कुशल श्रमिक और जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी यूज होती है या जो पूंजी लगती है कि इसकी आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के जो उद्योग हैं इसका विकास काफी हुआ है। बड़े पैमाने के उद्योग की बात करें तो पहले ये ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप में लगाए जाते थे, लेकिन आज के समय में दुनिया भर में बड़े पैमाने के उद्योग जो है वो होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो है इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये उद्योग जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। इन उद्योगों का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करेगी, हमारी सरकार करेगी। समाजवादी देशों में ऐसे उद्योग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, यानी ये इन उद्योगों का मालिक कोई एक व्यक्ति या कोई कंपनी हो सकती है, प्राइवेट है एक तरह से, ठीक है, कोई निजी हो सकती है किसी की। ऐसे उद्योगों का जो संचालन होता है वो निजी संगठन चलाते हैं। पूंजीवादी देशों में ऐसे उद्योग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे भारत में बात करें तो भारत में टाटा, बिरला, रिलायंस, ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की का उद्योग है, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका संचालन जो है वो सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनी मिलकर करती है। यानी इसमें सरकार का भी रोल है और जो प्राइवेट कंपनी है उसका भी रोल है। जैसे HPCL हो जाएगा, HPCL, ठीक है, मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आप बता सकते हो उसे पेपर में। ये पेपर में काफी आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योग के बारे में बताना है। तो स्वच्छंद उद्योग जो है ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, ठीक है। ये विशिष्ट कच्चे माल पे निर्भर नहीं होते, क्योंकि इसमें जो होता है पुर्जों का काम होता है, ठीक है। संगठक पुर्जों पर ये निर्भर होते हैं और इसको कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन कम मात्रा में होता है यहाँ पे, और जो श्रमिक होते हैं उसकी भी आवश्यकता यहाँ पे कम होती है। ये उद्योग ज्यादा पोल्यूशन वगैरह भी नहीं फैलाते हैं। इसमें मेनली आप असेंबल टाइप का मान सकते हो कि कुछ चीजें बनी बनाई होती है, पुर्जे वगैरह पहले से बनाए बनाए होते हैं, उनको लाकर असेंबल किया जाता है, ठीक है। यानी पहले से वो चीजें बनी हुई है कहीं और, उन पार्ट्स को आपस में जोड़ा जा रहा है, इस तरीके का उद्योग आप इसे मान सकते हो। एक क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों को स्थानिक स्थानीकरण जो होता है वो किन तत्वों पे निर्भर करता है, संसार में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीजें बतानी है आप। तो देखो, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक देखें, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक कारण, एक होता है मानवीय। भौतिक में क्या होता है कि कोई भी उद्योग अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले देखोगे कि वहां पे कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं। जो मान लो अगर आप कोई कपड़े का उद्योग लगा रहे हो, ठीक है, वस्त्र, उसके लिए आपको कॉटन चाहिए, कॉटन आपके लिए कच्चा माल है। कपास, ठीक है, कपास बोलते हैं हिंदी में, कपास आपके लिए कच्चा माल है। आप ये देखोगे कि लोकल लेवल पे कपास उपलब्ध है या नहीं। अगर वो नहीं होगा तो आप कैसे लगाओगे उद्योग, ठीक है। तो कच्चा माल होना चाहिए। जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला एरिया होना चाहिए। जल की उपलब्धता हो, जल आसानी से उपलब्ध हो, वहाँ पे शक्ति के साधन हो, बिजली उपलब्ध हो, वहाँ पे मशीनें उपलब्ध हो, ये सारी चीजें हो। मानवीय कारक में क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी उद्योग को लगाएंगे तो वहाँ पे हमें चाहिए लेबर, लेबर यानी श्रम उपलब्ध होना चाहिए। फिर क्या है, उद्योग लगाने के लिए हमको पूंजी भी चाहिए होती है, तो अपने पास पूंजी भी होनी चाहिए, परिवहन के साधन भी होने चाहिए, क्योंकि उद्योग में मान लो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कपड़े बन रहे हैं, तो उस कपड़े को फिर बाजार तक पहुंचाना है,
तो वहां पे परिवहन के साधन भी हो, बाजार भी नियर हो तो ज्यादा बेहतर है, सरकार की पॉलिसी कैसी है ये भी हो। तो ये सारी चीजें उद्योगों के जो होता है उसको प्रभावित करती है। कच्चे माल की उपलब्धता में आप बता सकते हो। देखो ये सारा मैंने आपके लिए बता दिया है, इसको मैं आगे पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, सिंपल है ये सारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी का जो रूहर कोयला क्षेत्र है इसका लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। यहाँ पे कोयला, लोहा और इस्पात इसकी अर्थव्यवस्था का मेन आधार है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जर्मनी का जो इस्पात उत्पादन है उसका 80% यहीं से प्राप्त होता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है जर्मनी के लिए ये। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है, और प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी यहाँ पे होने लगी है। तो जर्मनी का जो रूहर कोयला क्षेत्र है वो इनकी इस्पात की जरूरतों को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, ये बता सकते हो आप। लौह इस्पात उद्योग से क्या अभिप्राय है, आधारभूत उद्योग से क्या समझते हैं, भारी उद्योग से क्या समझते हैं, एक ही चीज है ये। लौह इस्पात उद्योग जो है सभी उद्योगों का आधार है, इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। ये आधारभूत इसलिए है क्योंकि अन्य उद्योग जैसे कि जो मशीन और औजार होते हैं वो सब यहीं से बनते हैं, इनको कच्चा माल प्रदान करता है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग जो है वो इसको भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम जो कच्चा माल होता है वो लाया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों से काम होता है, ठीक है। इसमें इसके इसके उत्पादन भी जो होते हैं वो भारी होते हैं। नेक्स्ट है हथकरघा उद्योग की विशेषता बताओ। हथकरघा उद्योग जो है इसमें ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धकुशल या श्रमिक जो है इनको रोजगार मिल जाता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें अगर देखी जाए तो कम है, और सूत की कताई होती है, बुनाई वगैरह इसमें काम होता है। बिजली करघा से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और उत्पादन में भी अधिक होता है। तो हथकरघा जो हाथ से किया जाता है, ठीक है, और बिजली करघा भी आ गया है जो जिसमें बिजली वगैरह से यूज किया जाता है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें क्या है आपको हमारे जो नोट्स हैं पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आज की डेट में 19,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तृतीय क्रियाकलाप से क्या अभिप्राय है। तृतीय क्रियाकलाप जो होता है इसमें हम सर्विस सेक्टर को रखते हैं, यानी कि सेवा सेक्टर। तृतीय क्रियाकलाप का जो निष्पादन होता है वो कुशल श्रमिक, ठीक है। कुशल श्रमिक का मतलब यहाँ पे है जिन्होंने व्यावसायिक दृष्टि से ट्रेनिंग ले रखी हो, प्रशिक्षित हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है। एक्सपर्ट या परामर्शदाता द्वारा ये प्रशिक्षित हो, इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। तृतीय क्रियाकलाप जो होता है इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों ही शामिल होता है। उत्पादन से यहाँ पे क्या अर्थ है, उत्पादन से मतलब है सेवाओं की उपलब्धता, ठीक है, सेवा उपलब्ध कराना। विनिमय का मतलब यहाँ पे व्यापार, संचार, परिवहन, ये सारी चीजें आ जाती है। इसलिए जो तृतीय क्रियाकलाप है इसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं और व्यवसायिक उत्पादन सम्मिलित है। मूर्त वस्तु मतलब जैसे कि कोई चीज दिखती हो, जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री में कोई चीज बनती हो, वो मूर्त वस्तु होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय यहाँ पे ऐसी चीजें यानी सेवा और व्यवसायिक उत्पादन होता है जो ना दिखता हो। जैसे मान लो कोई टीचर है, वो टीचिंग कर रहा है, वो किसी को पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो वो दिखेगा नहीं कि कितना ज्ञान दे दिया, ठीक है। लेकिन मूर्त वस्तुओं में दिखता है कि भाई इतने चीजें ये मिल गई, वो बन गई, ये बन गया, वो बन गया, इस तरीके से। यहाँ पे हम नहीं देख सकते उसको, ठीक है। उत्पादन अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ नहीं दिखेगा हमें, तो यही होता है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप जो होते हैं इसके प्रकार बताइए। तो देखिए इसमें व्यापार वाणिज्य भी आ जाता है, इसमें परिवहन भी आ जाएगा, संचार भी आ जाएगा और सेवाएं भी ये सभी इसके अंतर्गत आ जाए। परिवहन क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन जो है एक सेवा है, एक सर्विस है, या फिर एक सुविधा मान लो इसे। इसमें क्या क्या होता है, व्यक्तियों, वस्तुओं और संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ये एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी सुविधा है जिसमें व्यक्ति को, वस्तु को, संपत्ति को एक स्थान से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। परिवहन एक सेवा के रूप में लोगों को रोजगार भी देता है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादने वाले, सामान को उतारने वाले, टिकट संग्राहक, ये सभी लोगों को रोजगार परिवहन की वजह से ही तो मिल रहा है। इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग लगे होते हैं। आप रेलवे वगैरह में, अगर आप रेल में जाते हो तो आप देखोगे इतना बड़ा सिस्टम होता है वहाँ पे, टिकट बेचने से लेकर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे साफ सफाई और जो वस्तुएं, सर्विस जो होता है, सब कुछ आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या होता है।
परिवहन के कारण पर्यटन में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जब परिवहन की सुविधा अच्छी होगी तो लोग पर्यटन के लिए भी आएंगे। परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधि जो होती है उसमें भी तेजी आई है। तो ये परिवहन की विशेषता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं। तो व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी खरीद फरोख्त होती है, खरीदना बेचना ये होता है। फुटकर और थोक व्यापार की सभी सेवाओं का उद्देश्य जो होता है वो होता है लाभ कमाना। व्यापार का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। ये सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। और विपणन केंद्र यानी मंडी, पेपर में आता है विपणन केंद्र वाला क्वेश्चन। विपणन केंद्र का मतलब मंडी होता है। मंडी भी दो तरह की होती है, एक ग्रामीण मंडी आप समझ लो जो गांव में होती है, एक नगरीय विपणन केंद्र जो नगरों में मंडियां होती है। तो व्यापार जो होता है वो दो प्रकार का है, ठीक है। यहाँ पे थोक व्यापार और फुटकर। थोक व्यापार क्या होता है? जिसको हम होलसेल कहते हैं। इसमें क्या होता है? थोक व्यापार का गठन कई बिचौलिए जो सौदागर होते हैं इनके द्वारा होता है। ये बिचौलिए बड़े विनिर्माता से सीधा खरीदते हैं, ठीक है, सीधी खरीद करते हैं और फिर बहुसंख्यक फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। यानी कि जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनती है, तो ये जो होलसेलर होते हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं, वो सीधा बड़े वहां से मतलब खरीद लेते हैं, ठीक है। आगे फिर वो छोटे लेवल पे जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको बेचते हैं। हम जैसे हम कस्टमर हैं, तो हम किससे खरीदते हैं? हम होलसेलर से नहीं खरीदते, हम जो थोक विक्रेता होता है उससे खरीदते हैं चीजों को, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्री से ये बल्क में चीजें खरीदते हैं बहुत बड़ी संख्या में, और इनको काफी कम पैसों में वो चीजें मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो चीज आगे आती है उसका प्राइस बढ़ जाता है, फिर आगे जाती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो जितना आगे बढ़ता जाएगा, जितने लोग उससे जुड़ते जाएंगे उसका प्राइस वैसे ही बढ़ता रहेगा। थोक विक्रेता जो होते हैं, होलसेलर जो होते हैं, वो फुटकर जो होते हैं उनको उधार भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये रेगुलर कस्टमर है, इसका बिजनेस है, ये हमसे चीजें खरीदेगा और आगे बेचेगा। तो वो उनके मतलब उनके पैसों पे ही व्यापार कर लेते हैं, एक तरह से देख लो, अपनी पूंजी कम लगाते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता जो होते हैं वो ज्यादातर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपना काम चला लेते हैं, संचालन कर लेते हैं, ठीक है। फुटकर व्यापार को समझिए। फुटकर व्यापार क्या होता है? सीधा उपभोक्ता, जैसे कि हम कस्टमर हैं, हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो हम फुटकर व्यापारी से खरीद के लाते हैं, होलसेलर से नहीं खरीदते, हम याद रखें। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? फुटकर के तहत ये सेवाएं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विपणन केंद्र यानी जो गांव की मंडी होती है और एक नगरीय विपणन केंद्र जो नगरों की मंडी होती है, इसकी क्या विशेष, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है कि विश्व के ग्रामीण और नगरीय वितरण केंद्रों के लक्षण जो है उसकी तुलना करनी है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है ये देखिए। ये जो गांव की जो मंडियां होती हैं ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करती है, जो आसपास की बस्तियां उनके लिए उनकी जरूरत का सामान दे देती हैं। यह केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं देते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे ना जो लोकल लेवल पे जो चीजें उपलब्ध हैं वो चीजें ही इन मंडियों में, इन मार्केट में आपको मिलेगा। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं जो होती है ज्यादा सुविकसित नहीं होती है, क्योंकि ये इनके जो कस्टमर होते हैं ना, जो गांव के जो लोग होते हैं, अब देखो गांव के लोग क्या खरीदेंगे? बेसिक सी उनकी नीड होती है, वही चीजें वो खरीदते हैं, और गांव के बाजार में वो बेसिक नीड वाली ही चीजें उनको मिलती है। अगर उनको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो थोड़ा स्पेशल हो तो उनको फिर शहरों की मंडी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, गांव में नहीं मिलेगी वो चीजें। तो यहाँ ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तु, जो गांव के लोगों की जो जरूरतें होती हैं, वो वाली वस्तु और वो वाली सर्विस जो है वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है ग्रामीण। अगर मैं यही बात करूं नगरीय की, तो यहाँ पे देखो यहाँ अंतर है। ये केंद्र विशेष नगरीय सेवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी मिल जाती, जो कि आपको गांव के बाजार में नहीं मिलेगी। ये केंद्र भी निर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, और यहाँ पे व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, ये सर्विसेज भी आपको मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यटन सेवा से क्या तात्पर्य है? पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं आपको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन आता है तो पर्यटन जो है एक यात्रा है, और ये व्यापार की बजाय खुशी के लिए यानी फन के लिए, एंजॉय के लिए की जाती है, ठीक है। क्या होता है आप देखते होंगे कि जो लोग पूरे साल काम करते हैं तो वो सोचते हैं गर्मियों की छुट्टियों में चलो कहीं बाहर किसी ठंडे हिल स्टेशन में जाके घूम आए। ये खुशी के लिए, एंजॉय के लिए होती है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थान और कार्यस्थल से अस्थायी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ठीक है, अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पे जाके मनोरंजन करते हैं, क्योंकि इसमें खुशी मिलती है। पर्यटन जो है विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण है।
पर्यटकों के आवास, यानी जो पर्यटक लोग आते हैं, ठीक है, जो घूमने वाले टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए भोजन, परिवहन, मनोरंजन, खरीदारी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। आप देखोगे जो पर्यटन वाले क्षेत्र होते हैं, उनका एक सीजन होता है पर्टिकुलर, उन्हें पता होता है कि भाई गर्मी में इस समय में हमारे पास टूरिस्ट आएंगे, तो उस समय में वो सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं, उसी से वो कमाते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कौन सी चीजें हैं जो पर्यटन को प्रभावित करती है? सबसे पहले एक आ जाएगा मांग, डिमांड। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी सुधार आया है, लोगों के पास टाइम है, फुर्सत के पल जो है वो बढ़े हैं। इसके कारण क्या है, जो टूरिज्म है इसकी डिमांड जो है वो काफी बढ़ गई है, और लोग जो है विश्राम के लिए अवकाश पर अधिक जाते हैं और घूमना भी ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि टूरिज्म की मांग बढ़ गई है, ये इसको प्रभावित कर रही है। एक है परिवहन। देखिए पहले क्या होता था, परिवहन जो सुविधाएं थी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवहन सुविधा में सुधार आ गया है। सुधार आने के कारण लोग अपने, सड़क प्रणाली भी सुधर गई है, जिससे लोग अपनी गाड़ियों से भी जा घूमने लगे हैं, और वायु परिवहन में भी काफी विस्तार हो गया है, अब लोग दूर दूर भी घूमने चले जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में इसका मांग और इसकी परिवहन दोनों चीजें आ जाएंगी। अब है पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक। अब मान लो आप एक टूरिस्ट हो, आपको कौन सी चीजें आकर्षित करेगी? तो देखिए जलवायु, जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो कहाँ घूमना पसंद करते हैं? धूपदार मौसम में, जहाँ अच्छी धूप हो, जो उष्ण हो। ठीक है, दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र में जो पर्यटन है उसका महत्व इसीलिए ज्यादा है। और हम कहाँ घूमना पसंद करेंगे? भूदृश्य, जहाँ पे मतलब अच्छी अच्छी जगह हो जो हमें आकर्षित करे, जैसे लोग पहाड़ी जो एरिया होते हैं वहां जाते हैं, झील वाले एरिया में जाते हैं, ठीक है, दर्शनीय समुद्री तट पे जाते हैं ताकि वहां पे बीच पे घूम सकें। तो ये चीजें लोगों को आकर्षित करती है। इतिहास और कला, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ का इतिहास, जहाँ की कला लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, कुछ प्राचीन नगर हो सकते हैं वो जो आकर्षित कर रहे हैं, जैसे प्राचीन और सुंदर नगर, पुरातत्व के स्थान हो गए, पुराने पुराने जो किले होते हैं या मंदिर या महल जो होते हैं, ये भी लोगों को आकर्षित करते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। एक होता है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। आपको पता है कि भाई मानव जाति है, स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन जो होता है कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। तो कई सारे लोग जो हैं वो, ठीक है, यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो लोग जो होते हैं वहाँ पे रुकना पसंद करते हैं, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए हेरिटेज होम आपको गोवा में देखने को मिल जाते हैं, कर्नाटक में आपको मेडिकेरे कुर्ग वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, पसंद करते हैं। एक है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है, विकासशील देशों में क्यों बढ़ रहा है तेजी से? देखिए जब लोग चिकित्सा यानी उपचार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बन के उभरा है। क्यों? आखिर देखो, बाहर से लोग भारत जैसे देश में या विकासशील देशों में क्यों आते हैं इलाज कराने? तो इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होता है, इलाज जो होता है सस्ता हो जाता है। यानी भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे विकासशील देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहे हैं, और इसका एक कारण ये है कि विकसित देशों में, अगर विकसित देशों से अगर कंपेयर करें ये इलाज, तो यहाँ पे इनको जो हेल्थ जो फैसिलिटी मिल जाती है, जो अ, इलाज मिल जाता है वो ज़्यादा सस्ता होता है। ठीक है, सुविधाएं जो है सस्ती, इनके देश में वो चीज़ इनको महंगी पड़ेगी, बाहर जाके इलाज कराएंगे तो सस्ता होगा, इसलिए भी लोग आते हैं। एक क्वेश्चन है, अंकीय विभाजन क्या है? किसी देश के अंकीय विभाजन इस प्रकार होता है। तो देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में असमान रूप से वितरित है। आपको पता होगा कि दुनिया भर में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है इतना, वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ऐसे में विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं और विकासशील देश इस दिशा में पीछे रह गए हैं। विकसित देशों में सारी सुविधा मिलती है, विकासशील देशों में नहीं मिल पाती है। इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। ठीक है, इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। देश के भीतर भी अंकीय विभाजन होता है। अब जैसे मैं आपको अपने भारत देश की बात करूं तो हमारे देश में आपको कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको सुविधाएं, डेवलपमेंट ज्यादा दिखेगा, कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं दिखेगा। देश के अंदर भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, देखने को मिलती हैं। चतुर्थक सेवा से क्या अभिप्राय है? चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? तो चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसमें जो विशिष्ट ज्ञान वाले जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ये होते हैं, इसीलिए इसको ज्ञानोन्मुख सेक्टर भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टरों में बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें अध्यापक तृतीयक श्रेणी में है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति का काम में संलग्न होकर काम करे, कुछ आविष्कार करता है, तो वो चतुर्थक श्रेणी में भी हो जाता है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। परिवहन से क्या अभिप्राय है? परिवहन क्या होता है? व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा या सेवा को कहते हैं, ठीक है, परिवहन। इसमें क्या होता है, मनुष्यों, पशुओं और विभिन्न प्रकार की जो गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। परिवहन की विधाएं अगर हम देखें तो ये 4 प्रकार से हो सकता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन। पाइपलाइन को हम स्थल परिवहन के अंतर्गत भी रख सकते हैं। और पाइपलाइन जो होता है, इसमें केवल जो लिक्विड वस्तुएं होती है इसी का ही परिवहन होता है, ठीक है। इसमें मानव का परिवहन नहीं होता, याद रखना। बाकी तीनों जगह वस्तु और मानव दोनों का परिवहन होता है। परिवहन जाल क्या होता है? अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों के द्वारा जोड़ दिया जाए, ठीक है, उससे जो एक प्रारूप बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? परिवहन जाल। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए एक सड़क है, एक सड़क यूं आ जाए, एक इधर से जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए, कई सारी सड़कें आपस में मिलके पूरा एक जाल बन जाए, तो इसे हम परिवहन जाल बोलेंगे। मतलब कहीं से भी लोग जा सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, परिवहन जाल कहलाएगा। महामार्ग से क्या अभिप्राय है? इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? महामार्ग देखिए, ऐसी पक्की सड़कें होती हैं जो दूर स्थित स्थानों को आपस में मिला देती है, जोड़ देती है। महामार्ग की विशेषता ये होती है कि जो महामार्ग होते हैं, हाईवे वगैरह होते हैं, यहाँ पे आबादित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, ताकि आसानी से मतलब ट्रैफिक जा सके। यानी कि हाईवे, महामार्ग वगैरह जो है ऐसे बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक रुके ना, आबादित हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे अगर लगे कि यहाँ ट्रैफिक हो सकता है, तो वहां पे क्या बना देते हैं? फ्लाईओवर बना देते हैं, ताकि स्मूथ बिल्कुल ट्रैफिक चलना चाहिए। और यहाँ पे रेड लाइट भी नहीं रखी जाती है। रेड लाइट इसलिए नहीं रखी जाती ताकि स्मूथ चले बिल्कुल ट्रैफिक, ठीक है। और अगर कहीं पे रेड लाइट होती है तो बहुत रेयर, रेयर कहीं मिल गई तो मिल गई, वरना स्मूथ चलते हैं बिल्कुल। के बाद ये सड़कें गति अवरोधकों से मुक्त होती है, ठीक है, और कई लेन की होती है। इसमें ब्रेकर वगैरह नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ पे गति अवरोधक नहीं होते, और यहाँ पे कई लेन होती है, मतलब एक से अधिक। आपने सुना होगा 4 लेन का हाईवे, 6 लेन का, 8 लेन का, इस तरीके से बहुत सारी लेन होती है इसमें। इनकी चौड़ाई 80 मीटर होती है, और ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों को, पत्तनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इन सड़कों के किनारों पर रेलिंग लगा दी जाती है, ताकि मतलब कोई इसको क्रॉस ना कर दे, ठीक है, और यातायात में किसी तरीके की बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए इसमें रेलिंग भी लगा देते हैं साइड में। नेक्स्ट है कि दुनिया भर में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सड़कें जो है प्राकृतिक आपदा के दौरान तथा खराब जो मौसमी दशा होती है, ठीक है, खराब मौसमी जो दशा होती है उसमें सही नहीं होती सड़कें। सड़कें वैसे तो ठीक है, लेकिन हर मौसम में सही से काम नहीं कर पाती है। यातायात का अगर दबाव ज्यादा हो तो ऐसे में सड़क जाल जो है उसको पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण सड़क पे दबाव ज्यादा पड़ता है। और सड़कों, जो सड़क होती है उसकी जो जो बनाने की जो कॉस्ट होती है, निर्माण की जो लागत होती है, और रख रखाव के जो मेंटेनेंस होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है? कॉस्टली होता है, महंगा होता है। वायु परिवहन की 3 प्रमुख लाभ बताइए। वायु परिवहन, आपको पता है कि परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। जितनी तेजी से आप वायु परिवहन से जा सकते हो और किसी साधन से नहीं जा सकते हो। इसके कारण आज विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पे नहीं है। आप 35 घंटे में पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, जो मूल्यवान वस्तु होती है, जो बहुत कीमती वस्तु है, या जीवन रक्षक दवाई है, जो बहुत तेजी से कहीं पे पहुंचानी है, तो ये पॉसिबल हो पाता है। जैसे दुर्गम स्थल है, जैसे पहाड़, दलदल, बीहड़, या फिर जंगल, जहाँ पे मतलब बाकी साधन नहीं जा सकते, वहां पे वायु परिवहन के द्वारा आसानी से जा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति हो या युद्ध के समय वायु परिवहन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। स्वेज नहर की विशेषता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको इस वन शॉट वीडियो में करा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, ध्यान रखना। बस लैंग्वेज घुमा देंगे थोड़ी बहुत, यही हो सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये वीडियो ढंग से देख के जाना, 2-2 3-3 बार। स्वेज नहर की विशेषता देखिए, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1869 में। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है, और इसकी जो गहराई है वो 160, सॉरी, इसकी जो लंबाई है वो 160 से 180 किलोमीटर के आसपास है, और जो गहराई है वो 11 से 15 मीटर है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको ये अलग मिलेगा, सपोर्टिंग मटेरियल में देखोगे आपको अलग मिलेगा। कहीं पे आपको 160 किलोमीटर मिल सकता है, और कहीं पे 180 किलोमीटर।
तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आप 160 से 180 लिख सकते हो क्योंकि चल जाएगा, ठीक है। और गहराई में भी आप 11 से 15 लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आप लिख सकते हो, ठीक है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो दूरी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, और इस नहर में मतलब ये काफी आवागमन जो है बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आप ये मान लो डेली के लगभग 100 जलयान तो आते ही हैं, तो इसलिए ये जो नहर है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। एक बार आप इसे ध्यान से देखो, देखो ये यहाँ पोर्ट साइड से चल रही है नहर, इस तरीके से आगे जाती है, ठीक है ये। तो आप यहाँ मैप में भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है पनामा नहर की विशेषता बताइए। ये नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, और ये नहर जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और इससे इस नहर के बनने से क्या हुआ है, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है और जो सैन फ्रांसिस्को है, इनके बीच जो जल परिवहन है वो 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस तरह पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी भी इससे कम हुई है, इनको बेनिफिट मिला है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पा रहा है। ये नहर जो है दक्षिण अमेरिका के जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार को भी बढ़ाने में फायदा हुआ है, ठीक है, व्यापार भी इससे बढ़ा है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। सड़कों पर संकुलन क्यों होता है, संकुलन का मतलब है ट्रैफिक जैम। देखते होंगे कि ट्रैफिक जाम कितना ज्यादा है, एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको इस समस्या का क्या उपाय हो सकता है ये भी बताना है। तो देखिए, जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकता के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो ट्रैफिक जाम हो ही जाता है, इससे सड़कों पे जाम लग जाता है। और संकुलन की समस्याओं के उपाय क्या है कि सार्वजनिक बस सेवाओं का सुधार या परिवहन का सही करना, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको सुधारना, बस हो गई या अन्य कोई साधन हो गए, इस पे अगर ज़्यादा ध्यान दें तो काम हो सकता है। सड़कों को चौड़ा करना, ठीक है, अगर सड़कों की चौड़ाई को बढ़ा दें, उसकी क्वालिटी को बढ़ा दें तो ठीक हो सकता है मामला। पुल बना दें, फ्लाईओवर बना दें, दोहरे वाहन मार्ग का निर्माण करें तो भी बेनिफिट हो जाएगा। पार्किंग शुल्क लगाकर निजी वाहनों की संख्या को अगर नियंत्रित करें, क्योंकि निजी वाहन भी एक बड़ा कारण बन जाते हैं ट्रैफिक का। अगर आप देखोगे कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करें तो कहीं ना कहीं इस पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे और इसके कुछ उपाय भी आपको यहाँ पे बता दिए। जल परिवहन जो है वो इसके लाभ बताने हैं, और ये एक सस्ता साधन है। तो देखिए, जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, ये अच्छी बात है। जो नदी है जो वो पहले से फिक्स है। तो जल परिवहन में रोड इस तरीके से, जैसे रोड बनाने में एक मेहनत करनी पड़ती है, वो वाली मेहनत नहीं होती यहाँ पे, मार्ग नहीं बनाने पड़ते, ठीक है। महासागरों की बात करें तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इससे भी मतलब इसमें जहाज चल सकते हैं विभिन्न प्रकार के। स्थल मार्ग की तरह जल मार्ग में भी घर्षण नहीं होता, ठीक है, सॉरी, स्थल मार्ग की तरह जल मार्ग में घर्षण नहीं होता, जैसे स्थल मार्ग में होता है ऐसे यहाँ नहीं होता। इससे क्या होता है, जब घर्षण नहीं होगा तो ईंधन यानी जो जो भी चलने में लगने वाली चीज है, ईंधन वगैरह जिससे चल रही है वो, उसकी खपत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये अन्य साधनों की तरह अगर हम देखें, उससे कंपेयर करें तो ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि संसार में उपग्रह संचार की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है आधुनिक तकनीकी ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी के कारण ही मनुष्य ने संचार व्यवस्था को बेहतर बनाया है और उपग्रह का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उपग्रह से संचार का जो काम है, कम्युनिकेशन जो है वो लिया जाता है, और इससे कुछ बेनिफिट भी हुए। क्या बेनिफिट हुए हैं, जैसे उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने का खर्च जो है उसमें कमी आ गई है। उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा रेडियो रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे मौसम की जानकारी हमें पता लग जाती है। इस प्रणाली से पृथ्वी के खनिजों के बारे में भी जानकारी पता लग जाती है, और इस प्रणाली से सैनिक और असैनिक कार्यों में भी सहायता मिलती है, बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये पेपर में काफी पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में पत्तन का महत्व आपको समझाना, ठीक है। तो पत्तन जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े पैमाने के इंटरनेशनल जो व्यापार होते हैं वो समुद्री मार्गों से होते हैं, ठीक है, समुद्र के जरिए होते हैं। तो ऐसे में जो पत्तन होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पत्तन जो है वो कई प्रकार की सुविधाएं देते हैं। पत्तन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये जो समुद्री जहाज होते हैं वो रुकते हैं, वहां से माल को उसमें लादा जाता है, उतारा जाता है, ये सब काम आते हैं, ठीक है। पत्तन, देखिए, पत्तन जो है इसे जहाज़ों के रुकने ठहरने के लिए उसको स्थान मिल जाता है, यानी आश्रय मिल जाता है।
सेकंड है कि वस्तुओं को लादने का, उतारने का, उसका स्टोरेज करने की सुविधा जो है वो पत्तन प्रोवाइड करा देते हैं। और आपको पता है आजकल जो पत्तन है वो उसमें सारी सुविधाएं होती है, ठीक है। उसमें छोटी छोटी नौकाओं की भी सुविधा है कि भाई बड़े जहाज से उतार के नौकाओं के जरिए उसे एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और श्रम एवं प्रबंधकीय सुविधाएं प्रदान करते हैं, यानी कि यहाँ पे लेबर मिल जाती है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट की जो सर्विस होती है वो भी यहाँ पे मिल जाती है। जहाज़ों का जो रख रखाव होता है, उसका जो मेंटेनेंस होती है, उसकी व्यवस्था भी पत्तन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बोलें तो पत्तन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आपके आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त व्यापार क्या है, ठीक है। देखिए, जब दो देशों के बीच में व्यापारिक बाधाएं, जो भी व्यापारिक बाधाएं होती है उसको हटा दिया जाए अगर, ठीक है। जैसे कि बाधा क्या होती है, आपको पता है कि शुल्क लगा दिया जाता है, यानी कि एक टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उस शुल्क को खत्म कर देना, तो इसे बोलते हैं मुक्त व्यापार। यानी दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड होगा, फ्री मतलब मुक्त बिल्कुल, ठीक है, आराम से व्यापार हो सके, तो इसे बोलते हैं मुक्त व्यापार। अब अगला क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार के गुण और दोष बताइए, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान। देखिए, मुक्त व्यापार जो होता है इसके फायदे देखते हैं। सबसे पहले इसके क्या गुण है, तो घरेलू उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है। जो लोकल लेवल की चीज़ें होती है घरेलू स्तर पे बनी हुई, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जा सकता है, उसका बेचा जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में वो शामिल हो जाती है, ठीक है। एक ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अब जब बड़े लेवल पे किसी चीज़ को आगे पहुंचाना है, तो क्या होता है कि उसकी क्वालिटी अपने आप ही मतलब सुधरेगी, क्योंकि वो सुधारेंगे तभी वो चीज़ आगे जाके सर्वाइव कर पाएगी। तो इससे क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं सुधार आता है, ठीक है। इससे व्यापार में भी वृद्धि होती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके दोष पे, इसकी कमियां देख। विकासशील देशों में समुचित विकास ना होने के कारण विकसित देश जो है वो अपने प्रोडक्ट को उनके बाजारों में अधिक मात्रा में भेज देते हैं। अब क्या होता है कि भाई देखो, दो तरह के देश हैं। एक कैटेगरी है विकासशील देशों, जो जिसमें भारत जैसे देश आ जाते हैं। एक है विकसित देश, जिसमें अमेरिका जैसे देश आ जाते हैं, जापान जैसे देश आ जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, इसकी कमी है ये कि जो विकसित देश है, जो पहले से डेवलप है, वो अपने प्रोडक्ट को विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में भेज देते हैं, जिससे विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और उनके जो खुद के उद्योग होते हैं वो बंद होने लगते हैं। आप देखोगे, चाहे मोबाइल मार्केट देख लो, एक एग्जांपल है। इतना कौन सी ऐसी भारत की कंपनी है मोबाइल की जो स्टेबल होगी आज के समय में मार्केट में। आप देखोगे, आपको खुद से पता लग जाएगा कि जितने भी मोबाइल हैं जो भी आप यूज़ करते हो वो बाहर की कंपनियों से ही बने हुए हैं, ठीक है। और कितनी अधिक मात्रा में, कितनी आसानी से हमारे देश में उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए जो देश में बनने वाले मोबाइल, जो एक दो निर्माता होंगे जो बनाते भी होंगे, तो वो उस लेवल का नहीं बना पाते। तो जो घरेलू उद्योग होते हैं उनके बंद होने का खतरा हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, इसका विश्लेषण आपको करना है। तो देखिए, अगर हम इंटरनेशनल व्यापार की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो इसके तीन महत्वपूर्ण पक्ष ये होते हैं कि एक तो व्यापार का परिणाम, फिर व्यापार का संयोजन और व्यापार की दिशा। तो परिणाम का क्या है, इसका मतलब समझिए। इसमें क्या होता है, परिणाम का मतलब जो व्यापार की गई वस्तु होती है उसकी तौल से होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि हर एक चीज को तौला नहीं जा सकता, सभी चीजों को नहीं तौला जा सकता कि भाई व्यापार किया तो ये इतना इस तरीके से नहीं। तो क्या करते हैं, वस्तुओं को ना तौलते हुए जो उसकी कुल मूल्य होता है, ठीक है, कुल मूल्य, उसको व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। आपने सुना होगा कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में इतने मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, भारत और जापान के बीच में इतने डॉलर्स का, ठीक है, व्यापार हुआ। तो उसको हम कीमत में, यानी हम बोलते हैं ना इतने डॉलर या इतने रुपए या जो भी है, उसको एक कीमत को तोला जाता है, उसको व्यापार का परिणाम कहते हैं। अब हर चीज को थोड़ी तोलेंगे कि इतना, इतने किलो गेहूं बेचा, इतने किलो चावल बेचा, इस तरीके से नहीं देखा जाता उसको, उसकी कीमत के आधार पर देख लिया जाता है, उसको व्यापार का परिणाम बोलते हैं। सेकंड देखिए, व्यापार संयोजन। अब ये संयोजन क्या होता है, संयोजन में क्या होता है कि व्यापार का जो प्रकार है, जो व्यापार में बिकने और आयात और निर्यात वाली चीजें हैं, वस्तु है, उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, ठीक है। इसी को संयोजन कहते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि व्यापार संयोजन से अभिप्राय देशों द्वारा आयातित या निर्यातित, यानी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीजें होती है, या फिर सेवाएं जो है, इसके प्रकार में परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या होता था, जो प्राथमिक उत्पाद होते थे जिसको हम कच्चे माल के रूप में देख सकते हैं, पहले कच्चा माल खरीदा बेचा जाता था, ठीक है।
एक ऐसा दौर था जब कच्चा माल खूब खरीदा जाता था। भारत की कपास खरीद के ले जाते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में फैब्रिक बना के, कपड़ा बना के, फिर रेडीमेड वापस भारत में और अन्य देशों में बेच दिया जाता था, यानी कच्चे माल को खरीदा बेचा जाता था। इसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे समय बदला। बाद में निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं को आधिपत्य हो गया। ठीक है, बनी बनाई चीजें और इन सब चीजों में हो ज्यादा बिकने लगी, मैन्युफैक्चरर वाली चीजें। अब क्या हुआ, अब सेवा क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र यानी अब जो सर्विसेज है वो ज्यादा बेची जा रही हैं। तो समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आता है, इसी को व्यापार संयोजन के रूप में देखेंगे। फिर है व्यापार की दिशा। पहले विकासशील देश कीमती वस्तु और शिल्पकला की वस्तु आदि का निर्यात करते थे, उनको बेच देते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देते थे। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को, यानी जो मैन्युफैक्चर हो रखी है वस्तुएं, उसको अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ व कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू किया। वर्तमान में क्या है भाई, देखिए वर्तमान में भारत ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है, कंपटीशन हो गया। आज चीन तेजी से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो व्यापार की दिशा जो है वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हुई है। तो इसे हम तीन महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापारों के आधार की व्याख्या कीजिए। व्यापार के क्या आधार हैं, ठीक है। तो विश्व के प्रत्येक देश या अन्य वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त होती है। हर देश की कुछ खासियत होती है कि कहीं का भाई रेशम का कपड़ा बेहतर होगा, तो कहीं का कोई प्रोडक्ट बेहतर होगा, तो कोई कहीं का कोई प्रोडक्ट बेहतर होगा। तो सभी देशों की अपनी एक विशिष्टता होती है, किसी किसी प्रोडक्ट पे उनका वो राज होता है, आप ऐसे देख सकते हो। इसी के आधार पे फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके आधार सबसे पहला होता है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। देखिए आप देखेंगे कि बहुत सारे संसाधन जो है वो कुछ ही देशों के पास है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अंतर है, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि हर देश के पास हर संसाधन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक देश के अपने संसाधन दूसरे देश के साथ बेचकर व्यापार कर सकता है, लाभ कमा सकता है। तो इसलिए फिर जनसंख्या का आकार भी इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। आर्थिक विकास की अवस्था, ये भी व्यापार का आधार बनता है। और विदेशी निवेश की एक सीमा, कि विदेशी निवेश कितना करवाया जाएगा, एक लिमिट लगा के, ये भी उसका आधार बन जाता है। फिर परिवहन भी एक आधार है। तो ये कुछ पॉइंट है, पेपर में ज़्यादा ज़्यादा 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो आपको 3 ही पॉइंट लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका डब्ल्यू WTO वाला। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, इसकी भूमिका क्या है ये बताना है, और कुछ देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना क्यों की गई है ये भी बताना है। तो देखिए जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी नींव जो है वो गेट, इसको गेट शॉर्ट में कहा जाता है, इसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ होता था, के रूप में 1948 में हुई थी, ठीक है। ये पहले ये गेट बना था, उसके बाद में गेट को बदल दिया गया और इसको विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये भूमिका क्या है ये समझिए। तो विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इकलौता संगठन जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करता है व्यापार से रिलेटेड, ठीक है। ये संगठन दूर संचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं और अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। व्यापार के नियम वगैरह बनाना, उसको तय करना, ठीक है, ये सारे काम WTO के हैं। इसकी आलोचना करते हैं ज्यादातर विकासशील देश, ठीक, क्यों करते हैं थोड़ा समझिए। WTO ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण धनी देश तो अमीर हो गए, उनको बेनिफिट हुआ, लेकिन जो गरीब देश है उनको नुकसान हुआ है, वो और गरीब हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए नहीं खोला। जो विकसित देश हैं वो इतने तेज हैं कि जो विकासशील देश है उनको बेनिफिट नहीं होने दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी आलोचना का कारण बना है। इस संगठन में केवल कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का वर्चस्व है, खासकर इसमें USA का ज्यादा वर्चस्व दिखाई देता है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपीय जो देश है, उनका ज्यादा इसमें वर्चस्व दिखता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। WTO पर्यावरण मुद्दे, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य और अधिकारों की उपेक्षा करता है, वहां पे इसका ज्यादा ध्यान नहीं है, तो इसलिए इस चीज को लेकर भी इसमें विवाद हो जाता है। अगला है कि व्यापार संतुलन का अर्थ बताइए। व्यापार संतुलन क्या होता है। देखिए व्यापार संतुलन जो है वो एक देश के द्वारा अन्य देशों को जो आयात होता है या जो निर्यात होता है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें जो वस्तु और सेवाएं हैं उसकी मात्रा का प्रलेखन करता है, कि मात्रा कितनी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है ये देखता है, ठीक है। यदि आयात का मूल्य, अब समझिए, आयात मतलब जो हम खरीद रहे हैं, आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है, यानी कि हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं, बाहर से जो मंगा रहे हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम है,
तो देश का व्यापार संतुलन जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी नेगेटिव में हो जाएगा। हाँ, जो देश ज़्यादा अपनी देश में बनी हुई चीज़ों को बाहर बेच रहा है, जैसे चाइना, वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। हर देश जो अपने यहाँ पे बनने वाली चीज़ को ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट कर देता है तो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी हमेशा। और जो देश बाहर से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहा है उसकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो रहा है किसी पे। तो यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन जो है वो धनात्मक होगा, यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, बेहतर होगा। एक देश की आर्थिकी यानी आर्थिक विकास के लिए व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश की वस्तुओं के क्रय पर उसके अधिक व्यय हो रहा है, क्योंकि उसे बाहर से ज्यादा मंगाना पड़ रहा है, तो उससे इसका मतलब यह है कि उसको ज्यादा विदेशी मुद्रा वगैरह भी खर्च करनी पड़ रही है। ये अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है, यानी कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स होंगे वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे अगर ऐसा ज्यादा रहा तो। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार बताने कौन से। देखो, इसको दो प्रकार में देख सकते हैं, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। नाम से ही पता लग रहा है द्विपार्श्विक व्यापार, यानी कि दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ जो किया जाने वाला वस्तुओं का व्यापार होता है, ठीक है, जो सहमति होती है उसको द्विपार्श्विक कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई क देश है, वो कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए समझौता करता है, ठीक है, और खा देश जो है उससे सामग्री खरीदेगा, या इसके विपरीत भी हो सकता है। तो ये दो देशों के बीच, मतलब यहाँ पे आपको ना भी समझ में आए तो इतना समझ लो कि जो द्विपार्श्विक व्यापार है ये दो देशों के बीच में होता है, आपसी समझौते व्यापार को लेकर, ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए बस। पार्श्विक व्यापार क्या होता है, इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, ठीक है, ये सिंपल है, नाम से पता लग रहा है। यानी कि इसमें बहुपार्श्विक व्यापार, इसमें बहुत से व्यापारिक देश साथ में व्यापार करते हैं, ठीक है, और वही देश अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, और देश के कुछ व्यापारिक साझेदार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति जो है वो प्रदान करते हैं। आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। द्विपार्श्विक दो देशों के बीच में, बहुपार्श्विक जिसमें कई सारे देश शामिल हो जाते हैं, ऐसे व्यापार को कहते हैं। तो इस दो हिस्सों में इसको बांट के हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट बुक जो है वो खत्म हो जाती है, वन शॉट वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और यहाँ पे आपको इसकी PDF अवेलेबल कर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली बुक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।